आज की जो हमारी वीडियो है वो द रेप ऑफ द लॉक का सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट का मतलब ये है इसमें कि है तो कोई दो पार्ट तो इस तरीके से है नहीं। अगर हम देखें तो ये 5 पार्ट में है, मतलब 5 कैंटोज है इसके अंदर। तो फर्स्ट एंड सेकंड कैंटो मैंने फर्स्ट पार्ट में बना दिया था वीडियो इसकी। लेकिन पार्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी लेंथी हो जाती, तो वो भी 1 घंटे के आसपास की वीडियो थी मैंने जो फर्स्ट बनाई थी। तो उसमें फर्स्ट कैंटो एंड सेकंड कैंटो बेलिंडा के ऊपर जो सेंट्रल कैरेक्टर है इसका, वो बेलिंडा है। उसी के बालों के कटने की इसमें बात है। फर्स्ट कैंटो में बताया गया किस तरीके से एरियल जो है वो सपना दिखाता है उसे, और उसे वार्न करता है बेलिंडा को कि तुम्हें आज बड़ा ध्यान रखना है, कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। और मोस्टली सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान रखना है वो मेल पर्सन से करना है, मतलब जो पुरुष है। और उनसे तुम्हें अपने आप को ध्यान, मतलब अपने आप को बचा के रखना है। लेकिन जैसे वो उठती है और वो लेटर पढ़ती है तो वो सब कुछ भूल जाती है, सपने की बातें प्यार होती है। और हेक्टर से जा फर्स्ट एंड सेकंड गेटो में जो दोस्त थे, पूरी टीम थी, उसमें मेल एंड फीमेल सभी। बैरन नाम का एक कैरेक्टर आएगा, थेलिस्ट्रीस नाम से उसकी सहेली आएगी, और एक क्लेरिसा होगी। ये सब मिलकर के पूरी मंडली है। और ये जाएंगे हैम्पटन कोर्ट। वो एक कोर्ट है, लेकिन कोर्ट के साथ साथ वहां पब्लिक आती है एंजॉय करने के लिए भी। तो वहीं जाएंगे, वहां की तैयारी करी थी सेकंड कैंटो में। थर्ड कैंटो जो अभी स्टार्ट होने जा रहा है, ये सब वहां पहुंचेंगे और वहीं पर थर्ड कैंटो में ही इसके बाल कट जाएंगे। तो अब हम आज जो थर्ड कैंटो स्टार्ट होगा तो इसके बालों का कटना यहां से होगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये कितनी परेशान हो जाती है। वो सारी बातें एलेक्जेंडर पोप बताएगा कि बाल कटने से किस तरीके से हो गई। तो अब यहाँ नेक्स्ट मेन जो मैंने कराए हैं, मेन भी कराए हैं, थोड़े हल्के हैं वो भी कराए, जो बिल्कुल मुझे लगा कि इनकी कोई जरूरत नहीं है, केवल उन्हें मिस कराए क्योंकि ये बहुत ही लेंथी पोयम है और एक मॉक एपिक है। तो सारा और पढ़ाना दोनों ही बातें बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर भी मैंने कोशिश करी है कि कोई भी थोड़ा कम भी इंपॉर्टेंट स्टेंजा है वो भी मैंने नहीं छोड़ा है। बिल्कुल ही जो मुझे लगा कि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है वही मैंने बस मिस करा है। थर्ड कैंटो स्टार्ट होता है और अब ये एक नाव में बैठ के सभी पूरी टीम, कुछ लड़के कुछ लड़कियां, जिसमें सबसे सुंदर बेलिंडा लग रही थी, ये वहां से रवानगी करते हैं और ये जाएंगे हैम्पटन कोर्ट। वहीं पर एक ताश का खेल खेला जाएगा जिसमें बेलिंडा जीत जाएगी और इसके बालों को बैरन काट देगा कॉफी पीकर। कॉफी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कॉफी के ऊपर स्टैंजा आएगा कि कॉफी एक ऐसी चीज होती है जो इंसानों के अंदर नए नए आइडियाज उत्पन्न करती है। उसे पीते ही बैरन के माइंड में आ उससे कह देते ना बहुत उछल रही है, तो बहुत खुश हो रही है, तो इसके बाल काट के मैं इसकी परेशानी पैदा कर देता हूँ। तो ऐसा ही होगा फिर। तो फिलहाल ये स्टेंजा है यहाँ पर कैंटो थर्ड का। क्लोज बाय दीज मीट्स, जैसे वो नाव में बैठे हुए थे तभी अलेक्जेंडर पोप बोल रहा है, कह रहा है कि मीड के नजदीक, मीड से मतलब है मीडो, चारागाह के क्लोज बिल्कुल नजदीक ही, फोर एवर क्राउंड विद फ्लावर्स, हमेशा फूलों से क्राउन होने वाला। क्राउन तो ताजपोशी होती है, तो फूलों से ताजपोशी होने का मतलब है जिसमें हमेशा फूल खिले रहते हैं, वो है हैम्पटन कोर्ट। वो चारागाह के बिल्कुल नजदीक है, हमेशा जहां फूल रहते हैं, वेयर जहां टेम्स नदी विद प्राइड, नदी के ही बीच में वो बना हुआ है। तो नदी प्राइड से, अभिमान के साथ सर्वे करती है उसकी राइजिंग टावर को, उसकी ऊंची ऊंची टावर को। जब टावर होती है ना वो पानी में परछाई दिखाई देती है, उसी को सर्वे कहा है कि भाई वो नदी उसका सर्वे करती है। इसका मतलब नदी में वो स्थित है। और जिसकी टावर जो है, जो यहाँ पे बोला टेम्स नदी जो है प्राइड के साथ उसकी राइजिंग टावर को सर्वे करती है। अब यहाँ हिज जो आया ना, उसी कोर्ट की बात है जो मैं बताता हूं आपको बार बार कि ये वो जगह थी जहां सभी आया करते थे। कोई गपशप करने आता था, कोई कॉफी पीने आता था, जैसे कैफे वगैरह होता है। और वहां मतलब मजाक उड़ा दिया, ये मौखिक है ना, कोर्ट का भी मजाक उड़ा दिया यहाँ पर। और जज के बारे में भी देखना किस तरीके की बात करेगा अलेक्जेंडर पोप। वेयर टेम्स, जहां टेम्स नदी प्राइड के साथ सर्वे करती है उसके राइजिंग टावर को। मतलब सर्वे करना तो ये होता है ना, किसी का निरीक्षण करना, तो वो वही नदी है, वहीं पर वो टावर है। देयर स्टैंड्स ए स्ट्रक्चर, वहां खड़ा है एक स्ट्रक्चर, मैजेस्टिक फ्रेम वाला।
बहुत ही शानदार जिसका फ्रेम है, ढांचा है, मतलब इतना शानदार ढांचे वाला एक स्ट्रक्चर खड़ा है, वो कोर्ट, जिसमें बहुत सारी चीजें होती है। विच फ्रॉम, वो फ्रेम जो कि फ्रॉम द नेबरिंग हैम्पटन, जो पड़ोसी हैम्पटन गांव है एक, उसके नाम से टेक्स इट्स नेम, अपना नाम लेता है। मतलब किसी का नाम ऐसे पड़ जाता है ना, कि जैसे गांव के नाम पे उस कोर्ट का नाम पड़ गया हैम्पटन कोर्ट, जैसे दिल्ली कोर्ट बोल देते, इलाहाबाद कोर्ट, ये थी जहां पर, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जहां ताश खेले थे, जहां बाल कटे थे, नॉर्मल तो यही पूछा जाता है कि इन विच प्लेस डिड बेलिंडास हेयर कट, उसके जो बाल थे वो कहाँ पर काटे गए थे। तो कहाँ पर जो बाल थे बेलिंडा के, तो द हेयर ऑफ या द लॉक ऑफ बेलिंडा वाज कट इन हैम्पटन कोर्ट, उसे काट दिया गया था हैम्पटन कोर्ट में। किसने काटे थे? बैरन ने। वैसे वो कहानी जो रियल वाली थी वो अलग थी, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताई थी। तो इस वीडियो को भी जब आप करो तो तभी समझ में ज्यादा अच्छा आएगा, जिन बच्चों ने फर्स्ट कैंटो से स्टार्टिंग से करा हो। ये सेकंड पार्ट है, तो जिसने फर्स्ट पार्ट से पढ़ा है वो ज्यादा इजीली समझ पाएगा। तो यहाँ पर एक वो विच, तो क्लोज बाय द विंडो, चारागाह के नजदीक, फॉर एवर क्राउंड विद फ्लावर, जो हमेशा क्राउंड रहता है फ्लावर से, मतलब जहाँ फूल रहते हैं हमेशा। टेम्स नदी टावर का सर्वे करती है, मतलब टेम्स नदी जो है वो जो टावर है उसके, उसका सर्वे करती है, मतलब टेम्स नदी से वो बह बह वहीं पर मतलब सिचुएटेड है। देयर स्टैंड्स ए स्ट्रक्चर ऑफ मैजेस्टिक फ्रेम का एक स्ट्रक्चर खड़ा है, विच फ्रॉम द नेबरिंग हैम्पटन टेक्स इट्स नेम, जो नेबर पड़ोसी हैम्पटन से अपना नाम लेता है, मतलब उसका नाम हैम्पटन के नाम से पड़ा है गांव से, तो हैम्पटन कोर्ट है वहां पर। हियर यहाँ पर इंपोर्टेंट स्टेंजा है ये। ब्रिटेन की जो स्टेट्समैन है, वो स्टेट्समैन होते हैं जो राजनीतिक व्यक्ति है ब्रिटेन के। ब्रिटेन चार भागों से मिलकर बना है, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। तो ब्रिटेन के जो स्टेट्समैन है, जो राजनेता है, ओपन माने प्राय, द फॉल फॉर डूम ऑफ फॉरेन टायरेंट्स एंड ऑफ नेम्स एट होम, वे यहाँ पर आते हैं स्टेट्समैन। तुम होता है किसी की भविष्यवाणी कर देना, फॉल की, कि भाई वो मरने वाला है, उसके साथ बुरा होने वाला है। वो यहाँ आते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। किसकी? फॉरेन टायरेंट्स की, विदेशी जो दूसरे देश वाले टायरेंट माने होते हैं जो आतंकवादी, अत्याचारी, जो दुश्मन होते हैं, जो विदेशी दुश्मन है, उनके फोरडूम के बारे में बात करते हैं, उनके फॉल के बारे में, कि भाई कैसे कैसे हमारे जो दुश्मन है वो एक दिन ऐसा हो जाएगा, उनकी बात करते हैं। एंड ऑफ नेम्स एट होम, और जो घर पे नेम माने होता है लड़कियों के लिए आता है, सुंदर लड़की के लिए आता है। जो लड़की है उनकी भी बात, जैसे कि वह लेडीज के बारे में बात करते हैं, या अपने जो दुश्मन है उनके बारे में, उनके भविष्य के बारे में बात करते हैं स्टेट्समैन आकर के यहाँ पर। यहाँ कहाँ? हैम्पटन कोर्ट में। तो बताया, हेयर माने यहाँ, यहाँ मतलब हैम्पटन कोर्ट जो है, यहाँ पर ब्रिटेन के स्टेट्समैन आते हैं इधर उधर से, चारों तरफ से, और आकर के वो फॉल फॉर डूम, मतलब एक भविष्यवाणी फॉल की, गिरने की, इसका मतलब विनाश होना, गिरना, पतन होना, या किसी का चरित्र के पतन हो जाना, उसके बारे में। फॉरेन टायरेंट्स के बारे में, मतलब जो विदेशी जो दुश्मन है उनके बारे में। एंड द नेम्स एट होम, और जो घरों में सुंदर लेडीज है उनके बारे में बात करते हैं, उनके पतन की बात करते हैं, उनके फॉल की बात करते हैं आकर के राजनीतिक। तो बताया जा रहा है हैम्पटन कोर्ट में होता क्या है। और क्योंकि पहले बात करा इन्होंने कि भाई वो बेलिंडा चली अपने दोस्तों के साथ, तो वो कैसी लग रही थी, उसने क्या पहना हुआ था। उसके बाद बात आती है वो बैठ के जल्दी वो कहाँ जा रही है, टेम्स नदी है। फिर एक कोर्ट आया, उस कोर्ट में क्या होता है, वहां राजनीतिक व्यक्ति आते हैं, फिर उस कोर्ट में इसके बारे में बताया जाएगा। हेयर यहाँ पर दो तुम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो अभी स्टार्ट हो रही है। हेयर दो तुम, हे ग्रेट एन। एन जो है ये एक क्वीन है, मतलब ब्रिटेन की माता, वो 1707 से 14 तक रहा था। तो ये क्वीन एन है। तो उसके बारे में बताया है कि ब्रिटेन की महारानी क्वीन एन जो है, हुम थ्री रियल्स ओबे, जिसे तीन रियल्स माने होते हैं क्षेत्र, एरिया, तीन क्षेत्र ओबे करते हैं जिसके, क्योंकि ब्रिटेन के चार पार्ट थे तो वो तीन पार्ट की महारानी थी।
उसमें आता है इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड। ये भी क्वेश्चन बनता है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां ये क्वेश्चन आएगा भी। तो एन के बारे में जिक्र हुआ है, तो एन जो है वो महारानी, उसकी बात होती है कि भाई एन है, और उसे वो भी वहां आती है हैम्पटन कोर्ट में। और जिसे तीन क्षेत्र जिसकी ओबे करते हैं, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, वो आती है। डू समटाइम्स काउंसिल टेक, कभी कभी काउंसलिंग लेती है, काउंसलिंग होती है सलाह लेना। एंड समटाइम्स टी, और कभी कभी चाय पीने। तो कभी राजनीतिक अपने, जो राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं ना, जो स्पेशलिस्ट है पॉलिटिक्स में, उनसे काउंसलिंग करने के लिए आती है, डिस्कस करने के लिए स्टेट के मैटर्स, और कहीं ना कहीं हर चीज को थोड़ा स्लाइटली पीने के लिए भी आती है। तो वो जो क्वीन है, जो एन रानी है, तो वो वहां पर आती है। तो उसके बारे में बताया गया है कि ये हैम्पटन कोर्ट है, जहां पर बहुत सारे राजनीतिक व्यक्ति आते हैं। कोई किसी की चुगली करता है, कोई किसी की रूमर्स उड़ाता है, कोई अपने दुश्मनों के फॉल के बारे में बात करता है। वहीं पर ग्रेट एन आती है, जो तीन जो राज्य है, स्टेट्स है, उसे ओबे करते हैं। मतलब तीन स्टेट्स की महारानी क्वीन एन, वो आती है। डू सम टाइम काउंसिल टेक, कभी कभी वहां सलाह लेने के लिए आती है, कभी चाय पीने के लिए भी आती है। तो ये बताया जा रहा है हैम्पटन कोर्ट के बारे में। हाइदर हाइदर हेयर एक ही बात होती है यहाँ पर। द हीरोज एंड नेम्स रिसोर्ट, यहाँ कुछ हीरो, मतलब कुछ नायक ऐसे माने आराम फरमाते हैं, यहाँ पर आते हैं, अपने एंजॉय करते हैं, बैठते हैं। टू टेस्ट ए वाइल द प्लेजर्स ऑफ ए कोर्ट, टू टेस्ट अ वाइल, कुछ समय के लिए टेस्ट करते हैं प्लेजर का, के कोर्ट के प्लेजर, मतलब यहाँ पर कोर्ट में, हैम्पटन कोर्ट में बैठते हैं और यहाँ आनंद लेते हैं कुछ समय के लिए। तो यहाँ पब्लिक आती है, कोई कुछ करने आ रहा है, कोई कुछ करने आ रहा है। यही बात आपको थोड़ा सा समझना है हैम्पटन कोर्ट के बारे में, कि वहां, यहाँ पर देखो, ये कार्ड्स भी यहीं आके खेलेंगे, जो ओम्बर गेम है, जिसे तीन व्यक्ति मिलकर के खेलते हैं, वो ताशों का खेल होता है, वो भी यहीं चलेगा। और बेलिंडा जीतेगी भी, बैरन हार जाएगा, और वो बड़ी खुश हो जाएगी, तभी उसके बाल कट जाएंगे, वही काटेगा बैरन। तो बताया जा रहा है यहाँ क्या क्या हो रहा है। जो कोर्ट में होने वाली चीज है उसका तो जिक्र ही नहीं हो रहा है, लेकिन और दुनिया भर की चीजें हो रही है। हीरो आ रहे हैं, नायक, कुछ लड़कियां हैं सुंदर, जो रिजॉर्ट यहाँ आराम फरमाने के लिए आते हैं, टेस्ट करने के लिए आते हैं, वाइल कुछ समय के लिए, प्लेजर्स ऑफ ए कोर्ट, कोर्ट का प्लेजर, आनंद उठाने के लिए आते हैं। इन वेरियस टॉक द इंस्ट्रक्टिव वर्ड्स दे पास्ड, इन वेरियस टॉक में, विभिन्न प्रकार की टॉकिंग, मतलब एक सूझबूझ वाले घंटे समय, मतलब ऐसा समय में आते हैं, एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन देते हैं। दे पास देयर टाइम, अपना समय इस तरीके से गुजारते हैं। तो सब एंजॉय कर रहे हैं और अपने टाइम को इस तरीके से गुजार रहे हैं। हु गेव द बॉल, अब ये कैसी कैसी बातें करते हैं, वो आ रहा है यहाँ पर। ये बात करते हैं भाई किसने बॉल दिया। अब बॉल एक डांस का नाम, एक पार्टी में कई बार ये नाम आपके सामने आया है। बॉल एक डांस होता है जिसे लड़का और लड़की दोनों मिलकर के करते हैं, उसे बॉल कहते हैं। और अंग्रेजों में क्या है कि अब जब आप एक नोवेल पढ़ोगे जेन ऑस्टिन का, प्राइड एंड प्रेजुडाइस, उसमें इस बॉल डांस के पार्ट बहुत जिक्र हो, तो जब था तो बॉल की देता है। तो हु गेव द बॉल, बॉल किसने दिया, इसका मतलब जो ये पार्टी और किसने करी है, ऐसी बातें करते हैं वहां पर कोर्ट में, बॉल दिया। पेड द विजिट लास्ट, कि सबसे किसने करी, मतलब कौन आया था, बाद में आने वाला कौन था, पहले कौन आया, बॉल किसने दिया, ये वाली बातें करते हैं। वन स्पीक्स द ग्लोरी ऑफ द ब्रिटिश क्वीन। अब जो वन है ना, ये वन से मतलब कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति बोलता है किसके बारे में, ग्लोरी के बारे में, ब्रिटिश क्वीन की, मतलब एन जो है, जो एन महारानी है, कोई उसकी ग्लोरी की बातें करने लग जाता है। एंड वन, और कोई और, अब ये वन का मतलब कोई और व्यक्ति, वो डिस्क्राइब करता है चार्मिंग इंडियन स्क्रीन की। अब देखो इंडिया का जिक्र आ गया एलेक्जेंडर पोप की पोएम में, मतलब इंग्लैंड में, तो थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है, जैसे पहले भी आया था, जो वो इंडियन जेम्स के बारे में बात आई थी, ज्वेलरीज के बारे में। वन डेस्क्राइब, कोई डेस्क्राइब करता है चार्मिंग इंडियन स्क्रीन की, आकर्षक भारत की स्क्रीन, माने चादरें जो है। भाई भारत में भी चादरें कहाँ की है, जैसे लखनऊ की फेमस चादर है, तो कोई वहां का जिक्र करता है। तो वहां कोर्ट में कोई इंडिया के
जो कपड़े हैं, चादर वगैरह जो होती है उसका जिक्र कर रहा है, कोई महारानी के बारे में जिक्र कर रहा है। एंड अ थर्ड, थर्ड माने तीसरा व्यक्ति, मतलब कोई और, वो इंटरप्रेट करता है, कोई इंटरप्रिटेशन, कोई व्याख्या करता है। मोशंस, लुक्स एंड आईज, इंसानों की मोशन, गति, लुक्स उनका जो वो देखने में जो लग रहे हैं उनका चेहरा, एंड आईज उनकी आंखों, आंखों को देख करके, चेहरे को देख करके, उनका चलना फिरना देख के कोई इंटरप्रेट करता है, कि बताता है कि ये ऐसा है, ये वैसा है। एट एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द पर, जो भी वहां कोई कुछ बोलता है ना, एक हर बात पर एक रेपुटेशन डाई हो जाती है, किसी की ना किसी की इज्जत मर जाती है। अब इज्जत मरने से कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, हर वर्ड पे कोई किसी ना किसी के ऑनर को धक्का लगता है। तो इट मीन्स हैम्पटन कोर्ट है, अ लॉट ऑफ पर्सन्स कम देयर, बहुत सारे इधर उधर के व्यक्ति आते हैं, मेल फीमेल ग्रेट पर्सनैलिटीज एवरीवन, दे जस्ट कम देयर, वहां पर सब जाते हैं। एंड इन हैम्पटन कोर्ट दे डिस्कस इन एवरी टॉपिक। समटाइम्स दे डिसऑनर अदर्स, कभी कभी दूसरों को डिसऑनर करते हैं, अपमान करते हैं, कभी ग्रेट की बात करते हैं, रूमर, कोई किसी के चेहरे पर कोई बात, डांस की कोई टेस्ट का प्लेजर होते हैं, मतलब कोई सीरियस नहीं है। तो हैम्पटन कोर्ट में ऐसे वहां पर व्यक्ति आते, इकट्ठा होते हैं। सबसे पहले हैम्पटन कोर्ट बताया कहाँ पर है, क्या है, किधर है, कौन सी नदी बह रही है, और कौन से फूल वहां पर मतलब फूल उगे हैं। फिर बताया हैम्पटन कोर्ट में जो व्यक्ति आते हैं चारों तरफ से, वो क्या करते हैं। तो सब एंजॉय कर रहे हैं, सब इस तरीके से है। ये वही कोर्ट है ये जिसमें जज बैठता है, सारे काम होते हैं। लेकिन अब वो काम कम दिखाया है, यहाँ पर इधर उधर की बातें ज्यादा दिखाई है। मीनवाइल, बीच में ही, डिक्लाइनिंग फ्रॉम द नून ऑफ द डे द सन ओब्लिकली शूट्स हिज बर्निंग रे। अब शाम के समय क्या होता है, तो इवनिंग का टाइम होएगा तो कोर्ट का टाइम भी खत्म हो जाएगा। तो मीनवाइल, इसी बीच में क्या होता है, डिक्लाइनिंग फ्रॉम द नून ऑफ द डे, जब नून ऑफ द डे मतलब दोपहर का समय डिक्लाइन पे जाता है, डिक्लाइन से मतलब पतन होना, तो दोपहर का पतन होता है, इसका मतलब जो शाम का समय आता है। द सन ओब्लिकली, ओब्लिकली माने तिरछा होता है ना, सूरज तिरछा होकर के, मतलब सूरज तो तिरछा होगा नहीं, उसकी किरणें तिरछी शूट करता है अपनी बर्निंग रेस को, उसकी जो बर्न जलती हुई किरणें हैं ना, वो तिरछी पड़ने लग जाती है। देखो सूरज यहाँ 1 बजने का टाइम है, पता बिल्कुल सीधी पड़ती है, तो पूरा वो कहते हैं ना बिल्कुल पीक पर है। जब वो ढलने लगता है सूरज, तो उसकी किरणें तिरछी पड़ती है, फिर वो इतनी गर्म भी नहीं लगती। तो शाम का समय हो जाता है। द सन ओब्लिकली शूट्स हिज बर्निंग रे, उसकी जो बर्निंग रे है उन्हें वो तिरछा शूट करता है। हंग्री जज सून द सेंटेंस साइन, और जो हंग्री जज है, जजेस है, तो अब देखो ये एक बहुत ज्यादा सटायर है जज के ऊपर, कि अपने भूख की वजह से हंग्री जज बोल दिया भाई अब शाम का समय, उन्हें घर जाना है। वो क्या करेंगे कि घर जाने में, क्योंकि उन्हें जल्दी हो रही है, उन्हें घर जाना है, अरे चलो अच्छा है कोई केस पड़ा है, अब उन्हें तो उनके लिए तो वो एक वर्क है। देखो मान लिया मेरा केस है, मेरे लिए तो वो जिंदगी है। मान लिया अगर सपोज करो जज ने जरा सा फैसला इधर उधर कर दिया, मेरी तो लाइफ चली गई। उनके लिए क्या है, जज के लिए, उनके लिए वो एक केस है, वो किसी पे साइन करो चल दो। द हंग्री जज, अब जज भूखे हैं सुबह से, वे क्या करते हैं, जल्दी सेंटेंस साइन कर देते हैं। सेंटेंस माने सजा सुना देते हैं, मौत की सजा सुना देते हैं। एंड रैच, और जो अभागे व्यक्ति है, रैचेस, मतलब जिनके केस चल रहे हैं, हैंग, वो उन्हें लटका दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। दैट ज्यूरी मैन मे डाइन, ताकि जो ज्यूरी मैन है, जो जज है ज्यूरी, वो डाइन कर सके। डाइन से मतलब है डाइनिंग टेबल से बना है, मतलब रात्रि का भोजन, इसका मतलब वो अपना खाना खा सके जल्दी घर जा करके। तो साइन करके उन्हें फांसी, चलो भाई एक काम करो फांसी दे दो इन्हें। मतलब ऐसे बता रहा है, ये है सटायर, सीधा का सीधा सटायर है। आयरनी सटायर करा है जजेस के ऊपर, कि देखो जज क्या है, कि वो उनके लिए तो वो एक वर्क है। वो उस पर ये ध्यान नहीं देते कि भाई चलो इसे हम ध्यान से देख ले। अगर किसी जज को ये लगे कि भाई ये इंसान बच भी सकता है शायद इसमें, लेकिन 20-25 मिनट जाएंगे, मुझे फाइल देखनी पड़ेगी, तो सोचता है 20-25 मिनट क्यों खराब करो, अरे चलो इसे फांसी दे दो। मतलब उसकी जिंदगी चलेगी उसकी 10-5 मिनट के ऊपर, क्योंकि उन्हें भूख लग रही है, उन्हें घर जाना है, तो वो ऐसे कर देते हैं। ये चीजें तो हकीकत में भी है। आप जज
तो छोड़ो, डॉक्टर कई बार क्या होता है, अगर डॉक्टर कहीं, वो ऐसी जगह कोई पार्टी चल रही है और एक इमरजेंसी कॉल आ जाए कि भाई वो मरीज जो है वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में है, देखो आपको एकदम आना पड़ेगा नहीं तो वो मर जाएगा। अब उधर कहीं बातचीत चल रही है, सपोज करो डॉक्टर की, वो कहते हैं अरे कोई बात ना, मर रहा है मरने दो, भाई मैं तो बात मना कर दो अब, या ये कह देना हाँ डॉक्टर साहब आए वो हुआ ना कुछ, मतलब ऐसी ऐसी चीजें भी है धरती पे। उन्हें उस किसी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपना जो तो ये भी कहा गया है, जो है खाना से, इसलिए वो जल्दी के फांसी दे दो ऐसे चले जाते हैं, क्या उस कोर्ट के बताया। यहाँ वहां बताया गया क्या जगह है, पहलेटा और उसके जो फ्रेंड्स थे उन एक गेम जिसमें मैंने जब ये मौके में लड़ाई भी दिखाई है ताश के पत्तों की, जैसे वो बेगम चली पान की, उधर वो गुलाम चला ईंट का, तो ईंट, ये जो क्लब डायमंड हार्ट, ये ताश के पत्तों के नाम होते हैं ना, उसका वो जीत कर गई, उसका आया हर्ट का, तो उस पे लड़ाई खा दी इसमें, जेंडर पोप, वैसे लड़ाई नहीं की जाती है, तो खुश हो वो हाजी इस होने लग जाता है ये। हम सब पोएम में बेल जब खुश हो गई तो उसके लिए बोल रहा है कि तुम थॉटलेस हो, तुम मोर्टल हो, तुम। इसने बोला थॉटलेस मॉर्टल्स, मतलब हम जो नश्वर प्राणी होते हैं ना, हम थॉटलेस होते हैं। थॉटलेस क्यों होते हैं? हम आगे की सोच नहीं पाते। अब हम खुश हो रहे हैं, पता नहीं कब हमारे साथ गलत हो जाए। तो इस चीज को एलेक्जेंडर पोप कहता है कि हम जो होते हैं ना वो थॉटलेस होते हैं। तो उसने थॉटलेस बताया और कहता है कि मीन वाइल, अच्छा इसमें बोला ओ थॉटलेस मॉर्टल्स, कहता है कि हे नश्वर प्राणी जो थॉटलेस है, मतलब हम विचारहीन हैं, एवर ब्लाइंड टू फेट, हम हमेशा भाग्य के प्रति ब्लाइंड होते हैं। मतलब हम ब्लाइंड माने अंधे हैं फेट के प्रति, हमें भाग्य दिखाई नहीं देता, और ये हकीकत भी है। वो हमें थॉटलेस कह रहा है और बोलता है कि हम ब्लाइंड है फेट के प्रति, हमें नहीं पता, हम भाग्य के प्रति हमेशा ब्लाइंड रहते हैं, हम नहीं जान पाते कि जो भाग्य है उसमें क्या होने वाला है। जैसे अभी हम खुश हैं, कुछ समय बाद हम बहुत दुखी हो जाते हैं, तो हम नहीं जान पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मतलब हम अपने भाग्य के प्रति देखो सभी ब्लाइंड है, किसी को नहीं पता एक मिनट बाद क्या हो जाए। तो ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है एलेक्जेंडर पोप, और कब देता है? बेलिंडा के खुश होने पर, क्योंकि उसे पता है कि अब ये खुश है, थोड़ी देर में रोने वाली है। लेकिन उसने जो ये स्टेंजा बनाया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और शायद इस पोयम का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, इसमें उसने ह्यूमन बीइंग के बारे में बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि जो हम मोर्टल्स होते हैं ना, एक तो हम थॉटलेस होते हैं, सोचते नहीं है आगे का, एवर ब्लाइंड टू फेट, ओ थॉटलेस मोर्टल्स, हे मोर्टल्स, हे नश्वर प्राणी, तुम हमेशा एवर ब्लाइंड टू फेट, तुम भाग्य के प्रति अंधे हो, तुम्हें नहीं पता क्या होने वाला है। टू सून डिजेक्टेड एंड टू सून इलेट, तुम बहुत जल्दी डिजेक्टेड हो जाते हो, निराश, और बहुत जल्दी इलेट माने खुश। तो बहुत जल्दी दुखी हो जाते हो, बहुत जल्दी खुश हो जाते हो। ये तो होता भी है हम ह्यूमन बीइंग के साथ, हम अभी खुश है, पता नहीं कुछ क्या हो जाए, फिर दुखी हो जाते हैं, फिर एकदम कुछ खुशी हो जाती है। तो हमारे साथ तो ऐसा होता रहता है। तो ये बोल रहा है अलेक्जेंडर, सडन अचानक ही दीज ओनर शैल बी स्नेच्ड अवे,
अचानक ही तुम्हारे ये जो सम्मान है ना, ये स्नैच अवे हो जाएगा। स्नैच माने होता है छीन लेना। तो सम्मान कभी भी छीना जा सकता है। एंड कर्स्ड फॉर एवर दिस विक्टोरियस डे। और अभिशापित हो जाएगा ये विक्टोरियस डे। ये जो विजय वाला दिन है ना तुम्हारा, ये कर्स्ड हो जाएगा, अभिशापित हो जाएगा। तो तुम थॉटलेस हो, ज्यादा खुशी मनाने की कोई जरूरत नहीं है। सडन अचानक ही ये सम्मान तुम्हारे छीन लिए जाएंगे, जो तुमने अभी खुश हो गए, जीत गए, ये हो गए। एंड कर्स फॉर एवर दिस विक्टोरियस डे। और तुम्हारा जो ये विक्टोरियस डे है ना, जो खुशी वाला दिन है, ये बहुत जल्दी ही कर्स हो जाएगा, अभिशापित हो जाएगा। ऐसा बोल दिया। और ऐसा बोलने के बाद में अभी तो वो खुश है, और अब वहां पर कॉफी चलती है। कॉफी मतलब वो जीत गई बेलिंडा, बैरन हार गया। और जो कुछ पार्टी हार गई जीत गई, अब सब मिलकर के कॉफी पीते हैं। कहीं तक भी बेलिंडा को ये नहीं पता था कि उसके बालों को काट लिया जाएगा। जब कॉफी को पीते हैं तो कॉफी पीने के बाद तब एकदम माइंड में आता है बैरन के। जैसे ही कॉफी, ऐसे कहा जाता है, एक एक घूंट भरता है तो वो उसका क्लेवर माइंड चलने लग जाता है, क्राफ्टी माइंड। इसीलिए ये स्टेंजा बनाया गया है कि भाई कॉफी भी क्या चीज बनाई है। कॉफी के ऊपर स्टेंजा है। कॉफी विच मेक्स मैन द पॉलिटिशियन वाइज। जो बना देती है, विच मेक्स द पॉलिटिशियन वाइज, जो बना देती है पॉलिटिशियन को वाइज, जो राजनीतिक व्यक्ति को बुद्धिमान बना देती है, ऐसा कहा जाता है। जो ऑफिस में आप देखोगे, राजनीतिक व्यक्ति जो होते हैं वो कॉफी ज्यादा यूज करते हैं। तो कॉफी ज्यादा चालाक बना देती है, बुद्धि बना देती है। एंड सी थ्रो ऑल थिंग्स विद द हाफ द आइज। और अध खुली आंखों से वे सारी चीजों को देख लेते हैं, मतलब चालाकी वाला काम करने लग जाते हैं कॉफी पीने से। तो कॉफी के ऊपर स्टेंजा है कि भाई कॉफी भी क्या चीज है इस धरती पे। अलेक्जेंडर पोप कहता है कॉफी जो होती है, जो पॉलिटिशियन को वाइज बनाती है। एंड सी, और देखते हैं वे थ्रो ऑल थिंग्स, सभी चीजों में होकर के, विद हिज हाफ द आइज, अपनी अध खुली आंखों से वो चीजों को गहराई से देख लेते हैं। सी थ्रो से मतलब होता है अंदर तक देख लेते हैं। ऑल थिंग्स, सभी चीजों को अध खुली आंखों से, मतलब थोड़े से भी वो बहुत कुछ भाप जाते हैं। तो कॉफी तो वो है। सेंट अप इन वेपर्स टू द बैरन्स। सेंट अप माने भेजे, कॉफी ने भेजा। वेपर्स माने भाप होती है। टू द बैरन्स ब्रेन, बैरन के ब्रेन में जैसी कॉफी के वेपर्स भाप आई, मतलब कॉफी का असर आया उसके ब्रेन में। न्यू स्ट्रेटजेम्स, स्ट्रेटजी से बना स्ट्रेटजेम्स, मतलब नई स्ट्रेटजी, नई योजनाएं। द रेडियंट लॉक टू गेन, एक नई स्ट्रेटजी आ गई। रेडियंट माने चमकीले, लॉक को गेन करने की, लॉक बालों का गुच्छा, मतलब उसके बाल। उन्हें गेन माने प्राप्त करने की स्ट्रेटजी जो है वो माइंड में आ गई बैरन के, जैसे ही कॉफी की वास्प उसके माइंड को टच करा। तो एकदम उसके दिमाग में ये आ गया कि मैं क्यों ना मैं ये गेन कर लूं लॉक। स्टीज, अब ये अलेक्जेंडर पोप कहता है, जब उसके माइंड में ये विचार आ गए, तो अलेक्जेंडर पोप तो राइटर है, पोइट है इसका। वो कहता है बैरन के माइंड को भापने के बाद, अरे रुक जाओ, ऐसे बोल रहा है उससे, सीज, अरे रुक जाओ। सीज माने समाप्त हो जाना, रुक जाना। हे रैश यूथ, हे उतावले यूथ, बैरन, हे बैरन। हे रैश माने उतावले, यूथ तुम रुक जाओ। डेसिस्ट एरा इट्स टू लेट, डेसिस्ट माने भी रोकना होता है, रुक जाओ। एरा इससे पहले कि लेट ना हो जाओ, मतलब कभी कहते हैं ना कि भाई फिर जब सांप निकल गया तो फिर लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं है। तो इट इज टू लेट, ज्यादा लेट मतलब बाल ही काट दे तो रुक जाओ। तो इट इज टू लेट, ज्यादा लेट ना हो जाए उससे पहले ही डेसिस्ट हो जाओ, रुक जाओ। ये बोल रहा है अलेक्जेंडर पोप बैरन से। अब बोल क्या रहा है, मतलब वो तो अलग से अपनी बात कह रहा है, ठीक है। फियर द जस्ट गॉड्स, अब कह रहा है अरे भगवान से डरो, इस लड़की के बाल मत काटो, मतलब ऐसे अलेक्जेंडर पोप कह रहा है। फियर द जस्ट गॉड, जस्ट माने वो जस्टिस, न्यायोचित, गॉड से डरो। भाई गलत करोगे तो उसका गलत तुम्हें रिजल्ट भी देना पड़ेगा। फियर द जस्ट गॉड से, भगवान से फियर करो। एंड थिंक ऑफ स्काइलास फेट, स्काइला के भाग्य के बारे में सोच लो। स्काइला ने कितना बुरा करा था और उसके साथ कितना बुरा हुआ था। अब ये एक लाइन और जोड़ देता हूं इसमें, ये दोनों तीनों लाइन जुड़ेगी जब आपको स्काइला, वैसे मैं पहला अलग से बता दूं। स्काइला एक लेडी है, और इसने, ये ग्रीक की एक मिथ है, मतलब ग्रीक मैथोलॉजी में एक कहानी है स्काइला की। स्काइला के पिता का नाम था नाइसस, नीचे लिखा हुआ है नाइसस इंजर्ड हेयर। नाइसस उसके पिता का नाम था। और उसके पिता के जो हेयर थे ना, वो पर्पल कलर के थे, और वो जादुई थे, मैजिक। और जादुई कैसे थे, सारी ताकत नाइसस के हेयर में थी।
अब इस नाइसस का दुश्मन था मिनोस। मिनोस ने, वो दूसरे स्टेट का था, ये दूसरे स्टेट का था। तो मिनोस के लव में फंस गई स्काइला। और मिनोस को एक तरीके से नाइसस को खत्म करना था, वो उससे उसका दुश्मन था। तो उसने स्काइला को अपने लव में फंसा करके उसके ही पिता के बाल कटवा दिए। उसने अपने पिता के बाल काट दिए थे सोते हुए के। और जो मैजिशियन वाले थे, तो जब उसने उसके बाल कटा दिए थे तो उसके लिए उसे सजा मिली थी। स्काइला को उसे एक बर्ड बना के, एक चिड़िया बना दिया गया था। और कि कभी तू बैठेगी नहीं, उड़ती रहेगी बस हमेशा पंखों पे। मतलब वो स्काइला को इसके पिता ने फिर उसे बर्ड में ट्रांसफॉर्म बदल दिया था। और वो उसकी जिंदगी फिर इंसान से हट करके एक पक्षी बन गई थी वो। तो वो मतलब उसके साथ इतना बुरा हुआ क्योंकि उसने उसके बाल कटवा दिया था। तो यहां पर अलेक्जेंडर पोप कहता है बैरन से, अभी उतावले मत बनो, तुम ये गलत कदम मत उठाओ। और तुम एक काम करो, स्काइला के फेट के बारे में सोच लो, उसके साथ कितना बुरा हुआ था। अगर तुमने भी ऐसे धोखे से बाल इसके काट दिए तो तुम्हारे साथ भी गलत होगा। ऐसे कह के अलेक्जेंडर पोप इस लाइन को जोड़ता है। और ये क्वेश्चन बन जाते हैं फिर, स्काइला कौन थी और कैसे। अब देखो, सीज रैश यूथ, अरे रुक जाओ हे रैश यूथ, हे उतावले यूथ। डेसिस्ट एरा इट इज टू लेट, रुक, तुम रोको अपने आप को इससे पहले कि लेट ना हो जाओ, मतलब कभी ज्यादा देर ना हो जाए। फियर द जस्ट गॉड्स, भगवान से डरो। एंड थिंक ऑफ स्काइलास फेट, स्काइला के भाग्य के बारे में भी सोच लो, उसके साथ क्या हुआ था, उसने भी तुम्हारी तरह ही गलत काम कर दिया था। चेंज टू ए बर्ड, उसे बर्ड में चेंज कर दिया गया था। एंड सेंट, और भेज दिया गया था, फ्लिट माने उड़ने के लिए, एयर माने वातावरण में, हवा में, मतलब उसे आकाश में छोड़ दिया था उड़ने के लिए। बर्ड बना के आकाश में छोड़ दिया था। सी डियरली पेज, उसने, डियरली होता है बहुत ही कीमती, मतलब महंगा, चुकाया था, उसने बहुत ज्यादा चुकाया था नाइसस के इंजर्ड हेयर के लिए। नाइसस के बालों को इंजर्ड करा था उसने, इंजर्ड करने का मतलब काट दिया था। तो उसने अपने पिता के बालों को काटा था, जिसके लिए उसे बड़ा पनिशमेंट मिला था, उसे बर्ड बना के आकाश में उड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। तो कम से कम स्काइला के लिए छोड़, तो आप उसके भाग्य के बारे में सोच लो कि क्या हुआ था उसके साथ, उसने भी तुम्हारी तरह बड़ी गलती करी थी। तो ये कहा जा रहा है बैरन के लिए, बिकॉज बैरन नाउ ही थॉट दैट ही विल कट द हेयर ऑफ बेलिंडा। और ये बात अलेक्जेंडर पोप के माइंड में फिट हो जाती है, तो वो उसे वार्न करता है, इट इज नॉट फेयर, इफ यू विल डू सो देन इट इज वेरी डेंजरियस फॉर योर फेट। तो ये बात उसे बताता है, लेकिन उसके माइंड में वो कह नहीं रहा ना उससे, वो बोल रहा है, हम सबको चेता रहा है कि ये गलत हो रहा है। बट वेन टू मिसचीव मोर्टल्स बैंड देयर विल्स, अब बैरन जो था वो क्या करता है, अब उसे बाल काटने थे। उसने सोच लिया, बाल काटने का मतलब आप समझ रहे हो, वो उसकी ब्यूटी को, उसे लगा कि इस लड़की को अपनी ब्यूटी पे कुछ ज्यादा ही घमंड है। वो जब हंस रही थी, वो चिढ़ा रही थी, और सबके लव को रिजेक्ट भी कर रही थी वो पहले से ही। तो अब उसने सोचा कि भाई इसका कुछ ना कुछ मुझे करना चाहिए, जैसे हम मूवीज में देखते हैं ना, लड़की के चेहरे पे कोई तेजाब फेंक देता है कि भाई इसने अपनी सुंदरता पे बड़ा घमंड है। तो वहां ये काम ना करके उसके बालों को काट के उसकी सुंदरता को ऐसे बेकार किया जाएगा। तो बैरन के माइंड में विचार तो आ गया कॉफी पीने के बाद। अब ये है कि भाई बाल काटे कैसे, बाल काटने के लिए कुछ तो चाहिए ना। अब वो काट नहीं पा रहा था, तो तभी जो वो क्लेरिसा, जो उसी टीम की एक मेंबर थी, इनके साथ ही थी, उसने अपने पास से कैंची निकाली और बैरन को दी। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, बैरन को कैंची किसने दी थी, सीजर्स। तो वो दी थी क्लेरिसा ने। तो वो कैंची देता और वो उस बालों को काट। अब यहां पर बेलिंडा के चारों तरफ बहुत सारी छोटी छोटी परियां हैं, जिन्हें सेल्फ बोला गया है। कोई उसके ईयर रिंग को, कोई उसके जो कपड़े हैं उन्हें सेव करने के लिए है। और स्पेशली जो बालों के लिए जो है वो खुद एरियल है। और बहुत सारी, तो जब उसके बाल कटने वाले थे ना, कोई उसके इसे हिलाता है कानों के कुंडलों को, तो लेकिन उसे पता नहीं लग पाता। तो उसके सारी जगह बहुत सारी सेल्फ थी, ऐसा कहा जाता है जब कैची चली तो कई सारी परियां भी कट गई। लेकिन उसके बाल कट जाते हैं और वो नहीं रुकते। बट वेन टू मिसचीफ मोर्टल्स बैंड देयर विल, ये भी स्टेंजा मतलब एक ऐसा दिखाया गया है कि हम मोर्टल्स जो होते हैं ना, नश्वर प्राणी, मतलब सभी इंसानों के लिए गया है। वेन टू मिसचीफ, जब मिसचीफ के लिए, मिसचीफ तो शरारत होती है गलत काम के लिए, मोर्टल्स जब बैंड हो जाते हैं, इंसान झुक जाते हैं गलत काम के लिए, मोर्टल्स बैंड देयर विल,
जब वेन टू द मिस्टीव मोर्टल्स, जब शरारती इंसान बैंड झुक जाते हैं अपनी विल के प्रति, अपनी इच्छा के प्रति। मतलब जब हम बैंड से झुकने से मतलब क्या है, जो हम सोच रहे हैं ना गलत काम, जब उसके लिए हम उतारू हो जाते हैं, हम उसके लिए बैंड हो जाते हैं कि भाई आज तो ये काम करना ही है। तो ये कहा जा रहा है हाउ सून, कितना जल्दी, दे फाइंड वे मिस्चीव पर्सन, मतलब वे बुरे व्यक्ति जो काम करने के लिए चाहते हैं ना कि कुछ गलत, तो कितना जल्दी दे फाइंड, उन्हें मिल जाता है फिट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इल, उन्हें सही औजार इंस्ट्रूमेंट मिल जाते हैं। इल माने बुरे करने के, इल बुरे के लिए भी आता है, बीमार के लिए भी। इल वर्ड्स बुरे शब्द, तो इल हार्टेड बुरे दिल वाला, तो इल इंस्ट्रूमेंट्स उन्हें बहुत जल्दी मिल जाते हैं। मतलब जब कुछ जैसा भी सपोज करो, अभी मैं आपसे कहूँ कि भाई कोई, यार एक चीज लाओ मुझे, कोई दीवार में कील ठोकनी है, तो आपको पत्थर या कुछ चीज मिलेगी नहीं। अभी झगड़ा हो जाए तो आपके हाथ में पता नहीं कहाँ से, किसी के हाथ में डंडा आ जाएगा, किसी के हाथ में ईंट आ जाएगी। मतलब लड़ने के बुरे ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, ये तुरंत आ जाते हैं मोर्टल्स मैन के, जो मिस्चीफ मोर्टल्स होते हैं। वे अपनी जब इच्छा के प्रति बैंड हो जाते हैं, गलत काम करने के लिए झुक जाते हैं, जैसे बैरन हो गया है। हाउ सून, कितनी जल्दी, दे फाइंड फिट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ विल, उन्हें उस बुराई के इंस्ट्रूमेंट्स, गलत काम करने के इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाते हैं, जैसे इसे मिल जाएगा। जस्ट देन, तभी जब उसके माइंड में आया ना विचार, क्लैरिसा ने ड्रूमा ने खींचा विद टेम्पटिंग ग्रेस के साथ, बड़े ललचाने वाले अनुकंपा ग्रेस, बड़े उसके साथ एक सम्मान के साथ, टू एज वेपन, एक दो धार वाला वेपन, मतलब ये कैंची है, दो धार वाला वेपन दिया। इस तरीके से लाइनों को दिखाया जा रहा, पता नहीं कोई शस्त्र है, कोई बड़ा जैसे भाल है, तलवार वलवार होते हैं ना बड़े पिक में, ये मो की पिक है। एक दो धार वाला वेपन दिया अपने शाइनिंग केस में से निकाल के, केस यहाँ बालों के लिए दिया है, साइन में चमकते हुए अपने बालों के पीछे से एक कैंची थी उसके पास, और उसने वो दे दी। सो बिल्कुल ऐसे, सो माने ऐसे, लेडीज इन रोमांस असिस्ट देयर नाइट, जैसे रोमांस में, ये रोमांस लव के लिए नहीं आया, ये रोमांस वो होता है जो पुराने जैसे ड्रामे का एक टाइप ऑफ ड्रामा है, एक जोनर है रोमांस। जैसे हम अगर बात करें, फेरी क्वीन एक इपिक लिखा है, वो स्पेंसर ने लिखा है, वो रोमांस है। पहले रोमांस लिखे जाते थे रेनासेंस एज में। तो रोमांस में क्या होता था, एक कहानी और लड़ाई, एडवेंचर्स, वर्क वो हुआ करते थे, उसमें युद्ध दिखाए जाते थे। तो वहां पर लेडीज अपने हस्बैंड को या अपने जो लवर है उन्हें क्या, युद्ध में जब वे जाते थे ना तो उन्हें शस्त्र देती थी लड़ने के लिए। तो ऐसे बताया गया, क्लैरिसा ने वो कैची इस अंदाज में दी, ऐसा लग रहा था जैसे रोमांस में एक लेडी अपने हस्बैंड को शस्त्र देती है कि जाओ युद्ध लड़ो, इस तरीके से दी। वेन टू मिस्चीव मोर्टल्स बैंड टू देयर विल, जब जो शरारती व्यक्ति होते हैं ना, जब वे अपनी इच्छा के प्रति बैंड हो जाते हैं, हाउ सून दे फाइंड फिट इंस्ट्रूमेंट्स, फिर तो उन्हें बुरे इंस्ट्रूमेंट एकदम मिल जाते हैं। तभी क्लेरिसा ने टेम्पटिंग ग्रेस, मतलब एक बड़े ललचाने वाले तरीके से, दो धार वाला वेपन मतलब कैची अपने साइनिंग केस से निकाल करके ऐसे दी, सो माने ऐसे, जैसे लेडीज रोमांस के में असिस्ट माने सहायता, हेल्प करने के लिए अपने नाइट को प्रेजेंट करती थी, स्पेयर भाला, आर्म माने शस्त्र, हिम उसे देती थी फॉर द फाइट, लड़ने के लिए, जैसे शस्त्र भाला तलवार देते थे ना रोमांस में, तो ऐसे दी उसने वो कैंची निकाल करके, इतने अंदाजे से, अंदाज से दी जैसे निकाल के दे ना, तलवार देते हैं म्यान में से निकाल के, ऐसे दी निकाल करके। अब उसने वो लेके बाल काट दिए। तो ये था जो बताने की कोशिश कर रहा है अलेक्जेंडर पोप कि इस तरीके से हो रहा था। देन फ्लैश, अब उसके बाल कटने के बाद उसकी आंखों में जो आग सी भर गई और वो इतनी चीखी थी, अब वो चीजें चलेगी, तो उसके बाल अब यहां पर कट चुके हैं। तो थर्ड कैंटो में उसके बाल कट जाते हैं। देन तब बाल कटने के बाद फ्लैश माने चमक, लाइविंग लाइटिंग, लाइविंग होती है जीवांत प्रकाश, फ्रॉम हर आइज, उसकी आंखों में लाइटिंग फ्लैश हो रही थी, मतलब जैसे आंखों में लाइटिंग से, तो ये ना जैसे आंखों में आग की तरह लपटे ऐसे दिख रही थी बेलिंडा की आंखें। मतलब उसे बहुत क्रोध आ रहा था, बैरन की तरफ को देख रही थी, और लाइटिंग, लाइव लाइटिंग जो थी वो फ्लैश कर रही थी उसकी आंखों में, ऐसे आंखों में इतना तेज था। एंड स्क्रीम्स ऑफ हॉरर रेंड द एफ्रेज्ड स्काइज, एंड स्क्रीम माने चीख, हॉरर माने आतंक की चीख, मतलब इतना हॉरर वाली डरावनी चीख निकाली उसने, बहुत तेज चीखी। रेंड माने होता है चीर देना, एफ्रेटेड स्काई, डरा हुआ आकाश, मतलब आकाश को भी चीर दिया, इतनी तेज, मतलब ये सब हाइपर बोल है। इतनी तेज चीखी कि आकाश भी चीर दिया बीच में से उसने।
नोट लाउडर श्रिक्स टू पिटिंग हेवंस आर कास्ट। इससे तेज तो चीख उसकी भी नहीं होती। नोट लाउडर, नोट लाउडर माने ज्यादा तेज, श्रिक माने चीख, हेवन माने भगवान को पिटी, टू पिटिंग हेवन आर कास्ट, भगवान को दया दिखाने के लिए कास्ट माने फेंकना, इतनी तेज चीख तो तब भी नहीं फेंकी जाती। अब ये दो तीन बात दिखाई गई है कि इतना तेज तो तब भी नहीं चीखा जाता। जब क्या होता है, व्हेन हस्बैंड और लैप डॉग्स ब्रीथ देयर लास्ट, अगर किसी का हस्बैंड और उसका लैप डॉग्स उस अपनी लास्ट सांस ले ले, मतलब अगर किसी का हस्बैंड मर जाए, किसी का लैप डॉग मर जाए ना लेडी का, इतनी तेज तो वो भी नहीं चीखती जितनी तेज बेलिंडा अपने बालों के कटने पे चीख, ये कहा है। तो फिर दोबारा देखो, एंड स्क्रीम्स ऑफ हॉरर रैंड द अफ्रेड स्काई, आकाश को चीर दिया, इतनी तेज चीख थी। नोट लाउडर, अब ये कंपेरेटिव डिग्री बना दी, नोट लाउडर नहीं होती ज्यादा तेज चीखे, हेवन को पिटी करने के लिए, और कास्ट माने फेंकी जाती है, इतनी तेज चीख तो वो भी नहीं फेंकी जाती गॉड पर। व्हेन हस्बैंड्स और व्हेन लैप डॉग्स ब्रीथ देयर लास्ट, अगर किसी का हस्बैंड और लैप डॉग, देखो ये भी एक कटाक्ष है जेंट्स के ऊपर ही कर दिया कि हस्बैंड को और लैप डॉग्स को बराबर रख दिया, कि किसी का लैप डॉग और जो हस्बैंड मरता है ना, तो मरने पे भी इतनी तेज चीख तो उस औरत से नहीं निकलती जितनी उसे बालों के कटने पे निकल रही थी। और व्हेन रिच चाइना वेसल्स फॉलन फ्रॉम हाई, और इतनी तेज चीख तब भी नहीं होती जब रिच चाइना वेसल, रिच माने हो गया बहुत पैसे वाले, मतलब बहुत महंगा, चाइना का वेसल माने कोई बर्तन, फॉलन फ्रॉम हाई ऊंचाई से नीचे गिर जाए और टूट जाए, ठीक है ना, इन ग्लिटरिंग डस्ट चमकती हुई धूल में, एंड पेंटेड फ्रेगमेंट्स लाई, पेंटेड माने चमकते हुए, पेंट हुए, फ्रेगमेंट्स माने टुकड़े, लाई माने गिर जाए, जैसे चाइना का कोई जार है, कोई भी चीज है वो ऊपर से गिरे और वो कांच कांच से हो जाए तो वो ग्लिटरिंग चमकते हुए धूल में ऐसे गिर जाए ना, ये दोनों लाइन उसी के लिए दी गई है। चाइना का कोई बर्तन, महंगा बर्तन, कोई ऊपर से गिर के टूट के बिखर जाए, ग्लिटरिंग डस्ट, उस चमकती धूल में, चमकती क्योंकि वे चमकता हुआ कोई बर्तन होगा, पेंटेड फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट माने उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, पेंटेड, लाई माने पड़े हो जाए धरती पे जमीन में, उसे देखकर भी इतनी तेज चीख नहीं होती। ना तो हस्बैंड के मरने पे होती है, ना लैपडॉग के, और ना ही चाइना का अगर कोई बर्तन टूट जाए तो भी नहीं होती। मतलब लेडीज इन तीनों चीज पे भी इतनी तेज नहीं चीखती जितनी वो अपने बालों के कटने पर चीखी थी। तो ये भी स्टेंजा दिखाया गया है कि मतलब किस तरीके से कंपैरिजन देखो, अलेक्जेंडर पोप कैसे कर रहा है कि जैसे उसके बाल कटे तो वो इतनी तेज चीखी कि कोई लेडी अपने हस्बैंड के या लैपडॉग के या चाइना का कोई वैसल अगर गिर जाए उस पे भी नहीं, मतलब वो रोएगी या चीखेगी। व्हाट टाइम वुड स्पेयर फ्रॉम स्टील रिसीव इट्स डेट। अब देखो जैसे कॉफी के ऊपर स्टेंजा था, ये स्टील के ऊपर है, मतलब लोहे के ऊपर है। अब इसमें अलेक्जेंडर पोप ये कहने की कोशिश करेगा कि भाई एक लोहे ने, स्टील ने ही तो काट दिया, वो जो कैंची थी उस कैंची ने अगर उसके बाल काट भी दिए तो क्या हुआ, स्टील तो एक ऐसी चीज बनी है धरती पे, लोहे से पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी चीजें, गॉड के द्वारा किए गए प्रयास, वे सब स्टील के आगे घुटने टेक देते, ये तो बाल ही थे, तो कट गए तो क्या हुआ, ऐसे बोलेगा अभी। तो देखो क्या कहता है, व्हाट टाइम वुड स्पेयर, जो समय से स्पेयर हो जाए ना, अगर समय से कोई चीज स्पेयर माने बच जाए, अगर टाइम से कोई चीज बच जाए ना, फ्रॉम स्टील रिसीव्स इट्स डेट, तो वो स्टील से अपनी डेट को रिसीव कर लेती है, मतलब स्टील से नहीं बच पाती, लोहे से नहीं बच पाती। स्टील जो है ना, उसमें तो कम से कम वो अपनी डेट, मतलब उसकी जो मरने की डेट है ना, स्टील से रिसीव कर लेगी, अगर वो समय ने छोड़, कोई चीज अगर समय से भी बच जाए तो लोहे से नहीं बचेगी। तो क्या हुआ, बड़ी बड़ी चीजें बताएगा भी ये, इतनी बड़ी बड़ी चीजें ये लोहे ने खत्म कर दी, स्टील ने ये चीज खत्म कर दी, तो क्या हुआ अगर वो बाल, ऐसी ताकतवर चीज से अगर तुम्हारे बाल कट गए तो दिक्कत क्या है, जब इतनी बड़ी बड़ी चीज नहीं बची इससे तो बाल क्या चीज थी, मतलब ऐसे करके कहेगा। तो इसलिए इतना भी नाराजगी जरूरी नहीं है। वो कहता है एंड मोन्यूमेंट्स, बड़े बड़े स्मारक को बोलते हैं मोन्यूमेंट्स, लाइक मैन, मैन की तरह बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स भी सबमिट टू फेट, अपने भाग्य को समर्पित, सबमिट टू फेट, भाग्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं। मतलब मोन्यूमेंट्स ये स्टील के सामने बड़े बड़े स्मारक, इंसान की तरह, इंसान को तो तलवार से जैसे मार देते हैं स्टील से, तो इंसान तो मरते हैं, उसके साथ बड़े बड़े स्मारक भी अपने भाग्य को सबमिट हो जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, मतलब भाग्य से मतलब है मर जाते हैं।
खत्म हो जाते, बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स भी इंसान की तरह खत्म हो जाते हैं स्टील के सामने। स्टील कुड द लेबर ऑफ गॉड्स डेस्ट्रॉय। स्टील तो कर सका है लेबर ऑफ गॉड, भगवान की जो लेबर है ना, गॉड के जो कार्य है उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर दिया स्टील ने। अब ये गॉड का जिक्र पता है ट्रोय के युद्ध के बारे में कर रहा है। ट्रोय का युद्ध आपने, जब भी मैं पोयम पढ़ाता हूं, जैसे एल्फ्रेड टेनिसन की मैंने यूलिसिस पढ़ाई थी आपको, तो तब मैंने ट्रोय के बारे में बताया था आपको। ऐसे उसकी लोटस ईटर है। तो वहां ट्रोय का जो युद्ध है, जो स्पार्टा की महारानी हेलन को एलोप करके चला गया था पेरिस, तो ये युद्ध हुआ था स्पार्टा का। स्पार्टा ग्रीक में है और ट्रोय के बीच में युद्ध हुआ था। उसमें सब ट्रोय को तहस नहस कर दिया था ग्रीक की आर्मी ने। तो यही बात बताई जा रही है यहाँ पर, स्टील तो वो है। और वहां जो ट्रोय ने अपने आप को सोचा था कि अपोलो देवता थे उनके, कि भाई हमारे जब तक देवता है हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो अपोलो जो गॉड थे ना, वो उन ऐसा माना जाता है कि वे भी लड़ाई लड़ी थी उन्होंने भी ट्रोय की तरफ से, लेकिन उनके प्रयास भी बेकार रहे थे। तो स्टील ने तो भगवान के लेवर को भी, मतलब उन्हें भी डिस्ट्रॉय करा था। स्टील में तो वो ताकत है, ऐसे बोल रहा है अलेक्जेंडर पोप। स्टील कुड द लेबर ऑफ गॉड्स डिस्ट्रॉय। ये तो वो है स्टील जो लेबर ऑफ गॉड को भी डिस्ट्रॉय कर सका था, तो मतलब अपोलो देवता से भी लड़ा था। एंड स्ट्राइक टू डस्ट द इंपीरियल टावर ऑफ ट्रॉय। एंड स्ट्राइक माने प्रहार करके डस्ट में मिला दिया था, धूल में। इंपीरियल माने भव्य टावर ट्रॉय का, ट्रॉय जैसा महान टावर, मतलब जो कंट्री था ना, वो धूल में मिला दिया था। किसने मिलाया था? स्टील ने, क्योंकि तलवारों का युद्ध था, भाले तलवार सब स्टील में आते हैं ना, उसने तो उसे भी खत्म कर दिया था। स्टील कुड द वर्क्स ऑफ मोर्टल प्राइड कन्फाउंड। स्टील तो वो है जो मोर्टल प्राइड के जो वर्क है ना, मोर्टल प्राइड मतलब इंसान, मोर्टल तो इंसान होते हैं, उनके प्राइड वाले वर्क, मतलब जिन पे वो घमंड करते हैं, उन्हें भी कन्फाउंड करते हैं। मतलब उन्हें भी खत्म करना, कन्फाउंड करना, अवरुद्ध कर देना, तो उन्हें भी मतलब खत्म कर दे। स्टील तो वो है जिन पे घमंड भी करते हैं ना इंसान, वे भी चकनाचूर कर दे। एंड ह्यू माने उच्च, ट्रेम्फल माने विजयी, आर्ट माने बड़े बड़े मेहराब, टू द ग्राउंड, वे भी ग्राउंड पे बड़े बड़े भव्य जो ग्राउंड, वे भी जो आर्क है ना, जो बड़े बड़े मेहराब, बड़े बड़े किले, वे सब धूल में मिल जाते ग्राउंड पे स्टील के सामने। वाट वंडर देन, भाई फिर ये वंडर कौन सा है? वाट, इसमें कौन सा आश्चर्य हो गया तुम्हारे बाल कट गए जब स्टील से इतनी बड़ी बड़ी चीजें खत्म हो जाती है। भाई स्टील ने ट्रॉय को खत्म कर दिया, स्टील भव्य इमारतों को खत्म कर देती है, स्टील खुद गॉड के लेबर का भी विनाश कर देती है। स्टील के सामने कुछ नहीं बचता। बड़ी बड़ी इमारतें भव्य, जिसपे घमंड करते हैं इंसान, वे सब चीजें स्टील के सामने नतमस्तक हो जाती है। तो इसमें कौन सा आश्चर्य है कि तुम्हारे बाल कट गए? वाट वंडर देन, इसमें क्या वंडर है? फेयर नैम्प, हे सुंदर लड़की। अब वो बेलिंडा के लिए बोल रहा है, हे फेयर नैम्प, हे सुंदर लड़की, हे बेलिंडा। इसमें क्या मतलब, उसे एड्रेस करके कह रहा है। यहां पर देखो पोयम है ये, ऐसा नहीं है अलेक्जेंडर पोप उसके सामने खड़ा होकर बोल रहा है, तो वो तो लाइन लिख रहा है अपनी पोयम। लेकिन वो बोलता है कि हे फेयर नैम्प, हे सुंदर लड़की, हे बेलिंडा, जब स्टील ने इतनी बड़ी बड़ी चीजों का विनाश कर दिया, तो तुम्हारे बाल अगर काट दिए तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? वाट वंडर देन, कौन सा वंडर है? हे फेयर नैप, द हेयर शुड फील, तुम्हारे हेयर ने फील कर लिया द कॉन्करिंग फोर्स ऑफ अनरेसिस्टेड स्टील, वो विजयी ताकत का एहसास लिया। अनरेसिस्टेड मतलब जो स्वतंत्र है, रेसिस्ट माने रोकना होता है ना, अनरेसिस्टेड स्टील वो स्वतंत्र स्टील जो फ्री है स्टील, अगर उसकी ताकत, विजयी ताकत का एहसास कर लिया तुम्हारे बालों ने, मतलब अगर उस ताकत ने तुम्हारे बालों को काट दिया, तो व्हाट इज द वंडर इन इट? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? तो तुम्हें इतना आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। कॉमन बात है, जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें स्टील के सामने घुटने टेक देती है, देन व्हाट इज योर हेयर? तो इट इज नॉट सो मच मोर पावरफुल देन दीज थिंग्स, इनसे तो ज्यादा पावरफुल है नहीं। तो तुम्हें इसमें वंडर नहीं करना चाहिए। तो स्टील के सामने अगर ये कट भी गए बाल तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये कैंटो थर्ड था। अब कैंटो फोर्थ की बात आती है। अब इसमें क्या बात चलती है, उसके बाल कट चुके हैं, वो परेशान है बहुत ज्यादा, तो वहीं से बात आगे बढ़ाई है। बट एनेक्सियस केयर्स द पेनिसिव नैम्प ऑप्रेस्ड। बहुत ज्यादा एनेक्सियस माने चिंता, केयर माने भी परवाह, चिंता ही होती है, परेशानी, चिंता। पेनिसिव होता है दुखी, नैम्प माने वो लड़की बेलिंडा, ओप्रेस्ड, ओप्रेस माने होता है उस पे किसी को पीड़ित करना, परेशान करना, मतलब वो केयर से
और एनेक्जियस मतलब चिंता परेशानियों से बहुत ज्यादा ऑप्रेस्ड, पीड़ित थी। जो बेलिंडा है वो बहुत चिंतित है, परेशान है, मतलब ये सेंसेस में। एंड सीक्रेट पेशेंस लेबर्ड इन हर ब्रीस्ट, और अंदर ही सीक्रेट पेशन माने उत्तेजना, अंदर ही अंदर बड़े मतलब उत्तेजित, लेबर माने परिश्रम करना है, उसके ब्रीस्ट माने चेस्ट, मतलब उसके उसके और उसके अंदर बहुत ज्यादा पेशन उमड़ रहे हैं। मतलब वो बड़ी परेशान है, मेरे बाल कट गए और बहुत ज्यादा दुखी है, और बहुत ज्यादा मतलब पेशेंस लेबर्ड कर रहे हैं उसके अंदर, बहुत ज्यादा उत्तेजना उठ रही है कि मैं क्या करूं, मतलब जैसे इंसान परेशान सा हो जाता है ना कि भाई मेरे बाल काट दिए, तो वो ऐसी हो रही है उसकी हालत। अब यहाँ पे देखो हर स्टेंजे पे नोट नोट लगा आ रहा है, 5 स्टेंजे। नोट यूथफुल किंग्स इन बैटल सीज अलाइव, नोट स्कॉर्नफुल virgins who their charm survive। अब यहाँ पे कहा है जितनी परेशान वो है ना, ना तो ये ना ये ना ये ना ये। अब देखो 4 5 चीजें का एग्जाम्पल देगा कि इतना तो ये भी नहीं हुआ था, इतना तो ये भी नहीं हुआ, इतना तो ये भी नहीं हुआ, जितनी वो थी। बट एनेक्जियस केयर्स द पेनिसिव नैम्प ऑप्रेस्ड, लेकिन वो चिंतित परेशान जो दुखी नैम्प लड़की बेलिंडा, वो बहुत पीड़ित थी। एंड सीक्रेट पेशन लेवर्ड इन हर ब्रीस्ट, और उसके अंदर बहुत ज्यादा उत्तेजना उमड़ रही थी। नोट इतनी तो यूथफुल किंग्स इन बैटल सीज्ड अलाइव, अगर कोई यूथफुल किंग बैटल में सीज माने जब्त कर लिया जाए, अलाइव, वो भी परेशान नहीं होता इतना तो। मतलब जितनी परेशानी, जितने अंदर टेंशन और पेशन उसके उमड़ रहे थे ना, इतना तो अगर कोई योद्धा, मतलब कोई योद्धा युद्ध लड़ रहा है, अगर युद्ध में मर जाए तो कोई बात नहीं, अगर किसी को जिंदा पकड़ लिया जाता है उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है, तो जब उसे पकड़ा जाए ना, जितना परेशान वो होता है कि अब मेरे साथ क्या होगा, इतना तो वो भी नहीं होता जितना वो हो रही थी। सब जगह उसकी तुलना करी गई है कि बट एनेक्जियस केयर्स द पेनिसिव नैप ऑपरेस्ट एंड सीक्रेट पेशन लेबर्ड इन हर ब्रीस्ट, उसके अंदर इतने पेशन उमड़ रहे थे। नोट ना तो यूथफुल किंग्स, ना ये ना ये ना ये ना ये। अब सेकंड लास्ट लाइन देखो, इन सभी व्यक्तियों ने एवर फेल्ट सच रेज, ऐसा रेज माने क्रोध महसूस किया होगा इन सब ने। रिसेंटेंट माने वही होता है नाराजगी, एंड डेस्पेयर माने निराशा। इन सभी व्यक्तियों ने इतनी निराशा नाराजगी क्रोध नहीं करा होगा, एज दो, जैसा तुम कर रही हो, हे सैड विर्जिन, हे दुखी लड़की, फॉर दाई रेविस्ड हेयर, अपने इन रेविस्ड हेयर पर, कटे हुए बालों पर। जितना तुम अपने कटे हुए बालों पर इतनी परेशान और इतनी चिंता और इतनी टेंशन और इतना पेशन ले रही हो ना अंदर ही अंदर, इतना तो आज तक इन व्यक्तियों ने भी नहीं लिया होगा। अब उन्हें देख लो एक एक लाइन में किस किस की बात हो रही है। नोट यूथफुल किंग्स इन बैटल सीज्ड अलाइव। अब ये सारी वे कंडीशन है जिसमें व्यक्ति बहुत परेशान अपने अंदर, बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि बस मर जाऊं कैसे। तो ऐसी स्थिति वाले व्यक्तियों से ज्यादा तुम्हारा दिखाई दे रहा है कि इतना तो ये भी नहीं होते जितना तुम हो रही हो परेशान। ना तो वो यूथफुल किंग्स जो बैटल में पकड़ लिए जाते हैं अलाइव, वे भी इतने परेशान नहीं होते। नोट स्कॉर्नफुल virgins, ना वे तिरस्कृत, स्कॉर्नफुल होता है जिन्हें कोई तिरस्कार कर दे, जिनका बाइकआउट करते, वे virgin लड़कियां, हु देयर चार्म सर्वाइव, जिनके चार्म्स आकर्षण मतलब सुंदरता सर्वाइव रह जाए, जीवित हो जाना थोड़ा बहुत ही, मतलब एक तरीके से मौत के कगार पे। जब किसी वर्जिन को, मतलब अनमेरिड गर्ल को डिस्कार्ड कर दिया जाए या स्कॉन कर दिया जाए, उसे तिरस्कार कर दिया जाए, और उसका आकर्षण जो सुंदरता है ना वो थोड़ी बहुत बची, और उसे कोई रिजेक्ट कर दे, तो जितना गुस्सा उस लड़की को आता है जब उसे रिजेक्ट करा जाता है लव में, इतना तो उसे भी नहीं आता जितना तुम्हें आ रहा था। लास्ट वाली लाइन से यही तो होगा। नोट आर्डेंट लवर्स रोब्ड ऑफ देयर ब्लिस, और ना उन्हें आता जो आर्डेंट लवर्स होते हैं, आर्डेंट माने तीव्र लवर्स, बहुत ज्यादा जो लवर होते हैं, रोब्ड ऑफ ऑल देयर ब्लिसेस, जिनके ब्लिस माने आनंद को रोब्ड कर लिया जाए, लूट लिया जाए, मतलब उनके आनंद को खत्म कर दिया जाए। जो लवर होते हैं ना, उनका आनंद मतलब उनका लव उनसे रिजेक्ट कर दिया जाए, उन्हें मना कर दिया जाए, इतना तो गुस्सा उन्हें भी नहीं आता। नोट एंशियंट लेडीज, ये थोड़ी एजेड लेडीज की बात हो रही है। व्हेन रिफ्यूज्ड ए किस, जब उन्हें किस के लिए रिफ्यूज कर दिया जाए, वो किसी से किस के लिए गए और मना कर दे, तो इतना वो भी क्रोधित हो जाती है, पर इतनी तो वे भी नहीं होती जितना तुम हो रही थी। नो टायरेंट फायर्स दैट अनरिपेंटिंग डाई, और ना इतना वो होते जो अत्याचारी व्यक्ति, फायर्स होने खूंखार, अनरिपेंटिंग डाई होते हैं, जब वे मरते सोचते हैं कि यार हम पश्चाताप कर ले, लेकिन वो पश्चाताप का मौका नहीं मिलता, तो वे भी इतने तो ज्यादा वो भी नहीं होते।
नोट सिंथिया, अब ये सिंथिया एक लेडी का नाम है, इतना तो वो भी नहीं हुई थी। व्हेन हर मेंटियस पिंड एवरी, जब उसके मेंटियस से मतलब है उसके कपड़े, मतलब जो उसने पहने हुए थे, वे पिंड एवरी, उन्हें पिंड करा गया था, मतलब जैसे फैशन में पिन लगाए गए ना, एवरी वन होते बेढंगे। तो जब उसके कपड़े, वो जो सिंथिया थी वो बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक थी, अपने कपड़ों फैशन पे बड़ा ध्यान रखती थी, और उसके कपड़े बेढंगे तरीके से मतलब वो पिन कर दिए गए थे, तो इतनी तो परेशान वो भी नहीं हुई थी जितना तुम। एवर फेल्ट सच रेज, इतने, एवर माने कभी फेल्ट करे है, सच रेज इतना क्रोध तो कभी इन्होंने भी नहीं करा, रिसेंटमेंट एंड डेस्पेयर, एज दो जैसा तुमने करा है, हे सैड विर्जिन, हे लड़की, फॉर दाय रेविस्ड हेयर, अपने कटे हुए बालों पर जितना क्रोध तुमने व्यक्त करा है ना, इतना तो ये जो पांच छह नाम दिए हैं ना, ये सारी लाइनें, इतना तो इतना तो इतना उन यूथफुल किंग ने करा जो बच जाते हैं युद्ध में, एलाइव हो जाते हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा उनके साथ, और वे लड़कियां जिनके लव को ठुकरा दिया जाता है, और वो लवर जिनके सारे लव को, उनके बिलव्ड को उनसे हटा दिया जाता है, और वे लेडीज जिन्हें अगर कोई मना कर दे किसके लिए, और वे टायरेंट फायर्स व्यक्ति जो चाहते हैं कि वे लास्ट में हम रिपेंट करें लेकिन मौका नहीं मिलता, और वो सिंथिया जिसके वस्त्र जो है ऐसे बेढंगे से हो जाते हैं। इतना क्रोध और इतना गुस्सा, इतनी टेंशन, इतनी परेशानी तो इन व्यक्तियों ने भी नहीं दिखाई जितना तुम दिखा रही हो, हे वर्जिन, सैड वर्जिन, अपनी रेविस्ट हेयर पर, ऐसे बताया है इसमें। देन ग्रेव क्लैरिसा gracefully waved her fan, silence ensued and thus the nymph began। अब यहां पर क्लैरिसा कोई बात कहेगी, और अब ये जितनी स्पीच चलेगी ना, अब आप देखना थोड़ा मोरलिटी वाली स्पीच है, आपको नैतिक शिक्षा देने वाली। कैंट ऑफ फाइव इसी चीज से भरा हुआ है, और मेन फोकस किस चीज का है कि लड़की ही लड़की के लिए बोल रही है। क्लैरिसा जो है वो कहती है कि भाई ऐसा क्यों होता है, सुंदर लड़कियों को ज्यादा रेस्पॉन्स क्यों दिया जाता है, इसके ऊपर सारी बात है। क्लेरिसा इतनी सुंदर नहीं है जितनी बेलिंडा है, तो उसने उसी बात को पकड़ लिया कि भाई जहां जाए जो ब्यूटीफुल लड़कियां होती है ज्यादातर उन पे सब फोकस करते हैं, और जो थोड़ी कम सुंदर होती है उन पे कोई ध्यान नहीं देता। तो फिर बाद में ये बताया जाएगी बात क्लेरिसा के द्वारा, फिर अलेक्जेंडर पोप भी इस बात पे पुष्टि करेगा कि भाई ऐसा है, सुंदरता जो है ना, जो उसके मेन स्टैंड जाएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सुंदरता जो होती है ना वो इंसान को फर्स्ट टाइम में अट्रैक्ट कर सकती है, वो आपके ध्यान को अपनी तरफ खींच सकती है, वो आपके लव को एक फर्स्ट अटेम्प्ट पे या फर्स्ट ग्लांस पे लव को आपकी तरफ को खींच लेगी किसी का भी सुंदरता। लेकिन अगर वो लव बरकरार रखना है तो वो आएगा ट्रू ब्यूटी से, मतलब अच्छे व्यवहार से आएगा वो। ये ही बात थी कहने की अलेक्जेंडर पोप की। तो अब देखो यहाँ पे क्या स्टार्ट करती है क्लैरिसा, क्या कहती है। ग्रेव क्लेरिसा जो थी, ग्रेसफुल, बड़े सम्मानित तरीके से उसने अपने पंखों को हिलाया। अब ये मतलब परियों वाला दिखा रखा है अलेक्जेंडर पोप ने, कि वो फ्रेंड थी ना, तो वो भी अपने पंखों को मतलब अपने हाथों को हिलाते हुए वहीं बैठी। साइलेंस एंश्योर्ड, चारों तरफ शांति हो गई, एंश्योर्ड हो गई। एंड दस द नैम्प बिगेन से, और तब उसने स्टार्ट करा कहना। अब वो क्या कहती, अब ये क्वेश्चन था उसका, वाई आर ब्यूटीज प्रेज्ड एंड ऑनर्ड मोस्ट। अब देखो कितनी बड़ी बात बोली है, वाई आर, क्यों ऐसा होता है, ब्यूटी जो होती है, जो सुंदर लेडीज होती है, प्रेज्ड एंड ऑनर्ड मोस्ट, उनकी प्रशंसा और उनका सम्मान मोस्ट होता है। भाई उन्हें ही ज्यादा प्रशंसा और उनका ही ज्यादा सम्मान क्यों होता है, ये बात है क्लेरिसा की। और ये बात कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर पोप के अंदर भी चल रही है, वो पूछना चाह रहा है भी सुंदरता को ही इतनी महत्व क्यों दिया जाता है। द वाइज मैन पेशन, वाइज मैन का पेशन होती है वही सुंदर लेडीज, पेशन माने उत्तेजना, बुद्धिमान व्यक्ति उन्हीं पे फोकस करते हैं। एंड द वेन मैन टोस्ट, वेन जो होता है मतलब उन्हें बोलते हैं जो बहुत ज्यादा व्यर्थ का पैसा, एरिस्टोक्रेटिक पर्सन जो होते हैं, वेन मैन्स का टोस्ट होती है। वे टोस्ट होता है सबसे जो चीज सबसे प्यारी लगती है इंग्लिश पर्सन को, वो टोस्ट होता है, मतलब टोस्ट है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, वैसे तो खाने का ही होता है, लेकिन जो बहुत ही लवेबल होता है, तो वो सभी जितने भी फैशनेबल मैन है उनके लिए वो टोस्ट होती है, वाइज मैन के लिए पेशन होती है। तो जो फैशनेबल और बहुत ज्यादा अपना पैसे को शो ऑफ करते हैं, उनका टोस्ट हमेशा कौन होती है, ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल गर्ल। और वाइज मैन का पेशन भी वही होती है, ऐसा क्यों होता है, वाई,
डेक्ड विद ऑल दैट लैंड एंड सी अफोर्ड वाई एंगल्स कोल्ड। क्यों ऐसा होता है, वाई डेक्ड विद ऑल दैट लैंड एंड वो क्यों वे डेक्ड होती है, डेक्ड माने सजना, डेकोरेटेड से बनाए। वाई डेक्ड विद ऑल, वो उन सब चीजों से अपने आप को डेक करती है, दैट लैंड एंड सी अफोर्ड, जो धरती और समुद्र अफोर्ड करे हुए हैं, अपने अंदर समाये हुए हैं, ज्वेलरी, जेम्स, मणि, आभूषण, हीरे, मोती, ये सब समुद्र में धरती के अंदर पाए जाते हैं ना। तो इन सारी चीजों से वे अपने आप को डेक्ट करती है, सजाती है। वे क्यों इतना सजावट करती है, मतलब जो सुंदर लेडीज होती है वही सबके अट्रैक्शन होती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है, वे अपने आप को सारी चीजों से क्यों सजाती है। वाई एंजल्स कोल्ड एंड एंजल लाइक एडोर्ड, उन्हें एंजल क्यों कॉल्ड किया जाता है, उन्हें सब कहते हैं देवदूत, गॉड गॉडेस, देवी कहा जाता है, एंड एंजल लाइक एडोर, और उन्हें एंजल की तरह एडोर किया जाता है। एडोर माना होता है श्रद्धा करना, प्रे करना। उन्हें तो भगवान की तरह पूजते हैं, जो सुंदर होती है। भैया सुंदर लेडीज की बात उठा दी इसने, क्लैरिसा ने, कि भाई जो सुंदर लेडीज होती है, ऐसा क्यों होता है कि सबसे ज्यादा प्रशंसा उनकी, सबसे ज्यादा सम्मान उनका, वाइज मैन के लिए वो, सबसे फैशनेबल पर्सन के लिए वो टोस्ट की तरह होती है। वो सारी चीजों से अपने आप को डेकोरेट करती है, उन्हें सब एंजल कहते हैं और एंजल की तरह उन्हें पूजा जाता है। ऐसा क्यों होता है। वाई राउंड अवर कोचेज क्राउड द वाइट ग्लोव बॉक्स, वाई बोज द साइड बॉक्स फ्रॉम इट्स इन मोस्ट रोज। ऐसा क्यों होता है, राउंड आवर कोचेज, हमारी गाड़ी, कोचेज गाड़ी के लिए, हमारी से मतलब है यहाँ सुंदर लेडीज जो होती है उनकी गाड़ी के चारों तरफ क्राउड। वाई राउंड आवर कोचेज क्राउड द वाइट ग्लोव्ड बॉक्स, व्हाइट ग्लव्स वाले, वो माने होते हैं लड़के, हमारी गाड़ी के चारों तरफ व्हाइट ग्लव्स वाले लड़के क्यों रहते हैं, हमारी से मतलब है सुंदर लड़कियों के चारों तरफ। अब ये व्हाइट ग्लव्स वाले जो है ना, ये एरिस्टोक्रेटिक पर्सन है, मतलब जो अपर लेवल के हैं, उन्हें बोला है व्हाइट ग्लव वाले, जैसे व्हाइट कॉलर वाले बोला जाता है ना, ऐसे। तो ये जो उच्च है, जो हाई स्टैंडर्ड बॉय है, वो हमारी गाड़ी के इर्द गिर्द क्यों क्राउड करते हैं, मतलब वहीं वहीं मंडराते हैं वो ज्यादातर जहां सुंदर लड़कियां होती है, ये बात कही उसने। वाई बॉस, क्यों झुकते हैं, बो माने झुकना होता है। अब यहाँ झुकना वो है जैसे सैल्यूट करने के लिए झुकते हैं। वाई बॉस द साइड बॉक्स, एक होता है फ्रंट बॉक्स, एक होता है साइड बॉक्स। साइड बॉक्स, ये थिएटर की बात हो रही है, थिएटर में साइड बॉक्स में, वाई बॉस द साइड बॉक्स फ्रॉम इट्स इनमोस्ट रोज, अपनी इनमोस्ट माने पीछे की पंक्तियों से भी जब हम सुंदर लड़कियां उसमें पहुंचती है तो वे क्यों झुक जाते हैं उनके सम्मान में। वाई बो माने झुक जाना, द साइड बॉक्स, वाई बोज द साइड बॉक्स फ्रॉम इट्स इनमोस्ट रोज, पीछे की पंक्तियों से भी जो लड़के हैं वो उनका आदर करने के लिए क्यों झुक जाते हैं थिएटर के अंदर। हाउ वेन आर ऑल दीज ग्लोरीज ऑल अवर पेन्स अनलेस। अब देखो ये जो लाइन है, जो बहुत, इतनी बात बोलने के बाद क्लेरिसा इस बात को कहती है कि हाउ वेन, ये कितना, हाउ माने कैसा, वेन है व्यर्थ है, आर ऑल दीज ग्लोरीज, ये सारे सम्मान व्यर्थ है, ऑल अवर पेन्स, हमारे सारे पेन्स व्यर्थ है, दर्द, और ये ग्लोरी, पेन से मतलब ये जितना भी हमने कष्ट करा है अपने आप को डेकोरेट करने में, सजाने में, सब बेकार है। ये सारी ग्लोरी जो हमें मिली है, कोई हमें देख के झुक रहा है, आ रहा है बराबर में, और ये प्रेज कर रहा है, सब बेकार है, अनलेस, जब तक कि ऐसा ना हो जाए क्या, गुड सेंस प्रिजर्व व्हाट ब्यूटी गेट्स। ये है वो लाइन जिसे मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट। ये लाइन पूरी जान है पूरे स्टेंजे की। हाउ वेन आर ऑल दीज ग्लोरीज, ये सारा यश जो हमें मिलता है सुंदरता की वजह से, सब हमें देखते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, सब झुक जाते हैं, सैल्यूट करते हैं, सब कोचेज के चारों तरफ भीड़ कर लेते हैं। हाउ वेन, हाउ माने कैसा, वेन व्यर्थ है, आर ऑल दीज ग्लोरीज, ये सारा यश सम्मान व्यर्थ है। ऑल अवर पेन्स, हमारे सारे पेन जो हमने अपने आप को डेकोरेट करने में करे हैं ना, सब व्यर्थ है, अनलेस, जब तक कि ये ना हो जाए, अनलेस गुड सेंस, अच्छी सेंस से हम प्रिजर्व, माना होता है बचा के रखना, वाट ब्यूटी गेन्स, जो सुंदरता ने गेन करा है, प्राप्त करा है, अगर हम उसे बरकरार नहीं रखेंगे गुड सेंस से, मतलब अच्छे व्यवहार से, अगर अच्छी आदतों से, जो हमारी ब्यूटी ने गेन करके हमें दिया, अगर हम उसे बरकरार नहीं रखेंगे तो सब व्यर्थ है। अब यहां पर यह कहा गया है, सुंदरता से जो ब्यूटी होती है ना, वो अट्रैक्ट कर सकती है आपके, मतलब आपके लिए
पर्सन्स को, जो अच्छे व्यक्तियों को, लड़कों को, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट तो कर लेंगी, लेकिन उनका अट्रैक्शन, उनका लव अगर आपको हमेशा तक रखना है तो वो आपके आपके अच्छे व्यवहार से रखा जाएगा। एक तरीके से ये है कि आपने देखा होगा कोई कोचिंग सेंटर है या कोई बड़ा मॉल है, दुकानें हैं, कुछ भी है, आप फर्स्ट इंप्रेशन से, मतलब आप अपने उसपे एडवर्टाइजमेंट से या आपकी बिल्डिंग को देख करके या आपके केबिन को देख करके या आपके रिसेप्शन को देख करके, ये तो जरूरी है कि इंसान एंट्री तो कर जाएगा एक बार, लेकिन अगर आपको उसे हमेशा तक अपना क्लाइंट बनाना है तो वो आएगा आपके अच्छे व्यवहार से, आपकी क्वालिटी से। तो यही बात कही गई है कि लड़के जो है वो ठीक है, वो अट्रैक्ट होंगे ब्यूटी से, लेकिन वो हमेशा अपना लव अगर रखेंगे तो तभी रखेंगे अगर अच्छा व्यवहार भी हो। यही लाइन इसमें बोली गई है। दैट मैन में से व्हेन वी आर द फ्रंट बॉक्स ग्रे, तब व्यक्ति, देन दैट दैट मैन, वे व्यक्ति, दैट माने वे वाले व्यक्ति जिन्होंने सैल्यूट करा था ना, दैट मैन में से, तब वे कह सकते हैं अगर दोनों चीज मिल गई उन्हें, व्हेन वी द फ्रंट बॉक्स ग्रेस, जब हम फ्रंट बॉक्स का ग्रेस होते हैं, फ्रंट बॉक्स पे मतलब हम फ्रंट पे होते हैं, बॉक्स यहाँ पे ये वो बॉक्स है जो थिएटर में फर्स्ट बॉक्स, फ्रंट बॉक्स, रियर बॉक्स ऐसे होते हैं, जैसे अब बालकनी होती है ना, इस तरीके से फ्रंट बॉक्स होता है। वेन वी आर द फ्रंट बॉक्स ग्रेस, जब हम फ्रंट बॉक्स का ग्रेस बनता है, बनते हैं ना हम सुंदर लड़कियां, तो हमें देख करके तब वे ये कह सकते हैं कि बिहोल्ड द फर्स्ट इन वर्च्यू एज इन फेस। बिहोल्ड, देखो, द फर्स्ट इन वर्च्यू, देखो इनके सबसे पहले इनके गुणों को देखो, एज इन फेस, जैसे चेहरे को देखा जाता है ना, ऐसे इनके गुणों को भी देखो पहले। तो ऐसा कहा जाएगा फिर हमारे बारे में, क्योंकि हम अगर अच्छे व्यवहार वाले हैं, तो सब हमें देख के कहेंगे देखो इनकी क्वालिटी भी ऐसी है जैसा इनका फेस है। बिहोल्ड द फर्स्ट इन वर्च्यू एज इन फेस, ये कहा जाएगा जैसा फेस है ऐसा ही इनका वर्च्यू भी है, वर्च्यू माने गुण। तो इन दोनों की क्वालिटी बेस्ट है, ये हमारे बारे में फिर बातें रखी जाएंगी। Oh, if to dance all night and dress all day charmed the smallpox or chased old age away, who would not scorn that housewife's care produce? अब यहां पर ये कहा जा रहा है कि भाई अगर हम जैसे अपने आप को डेकोरेट करते हैं, सुंदर बनाने के लिए नए नए काम करते हैं, अगर इनसे ही सब कुछ हो जाए, तो फिर ये कहा जाता है कि भाई डांस करना और आप नई नई ड्रेस पहनना, अगर इनसे हमारी बीमारियां दूर हो जाए, हमारे अवगुणों को छिपाया जा सके, तो फिर तो सब इन्हीं कामों में लग जाएंगे, फिर घर के काम और ये काम करना तो फिर बेकार की बात है। ये बात भी कही जा रही है यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। ओ इफ टू डांस ऑल नाइट, अगर पूरी रात डांस कर ले, एंड ड्रेस ऑल डे, और अपने आप को ड्रेसिंग करे पूरे दिन, नई नई ड्रेस पहने, डेकोरेट करे, मेकअप करे, अगर ये सब काम करे, चार्म द स्मॉल पॉक्स, इन सब चीजों से आप अपने स्मॉल पॉक्स को चार्म कर लोगे, आकर्षक, मतलब जैसे किसी के चेचक है तो उसे चार्म कर लोगे, और चेज्ड ओल्ड एज अवे, हु वुड नॉट स्कॉन वाट, अगर आप इस काम को करके अपने स्मॉल पॉक्स को चार्म कर सको, मतलब चेचक के निशान है, आपने मेकअप करके उसे दबा सको, चेज्ड ओल्ड एज अवे, और पीछा करके तुम बुढ़ापे को दूर भगा सको। भाई अगर सपोज करो ये डांस करके, ड्रेसिंग करके, मेकअप करके अगर बुढ़ापा दबाया जा सकता हो, स्मॉल पॉक्स चेचक को खत्म किया जा सकता हो, तो हु वुड नॉट स्कॉन, तो कौन स्कॉन नहीं करना चाहेगा, मतलब स्कॉन करना होता है तिरस्कार करना। व्हाट हाउस वाइफ केयर्स प्रोड्यूस, जो हाउस वाइफ की चिंताएं हैं ना, प्रोड्यूस कार्य, तो जो वो अपनी हाउस वाइफ जो घर के काम करती है, फिर तो सब इन चीजों को क्या कर देंगे, सब इन्हें तिरस्कार ही कर देंगे। कौन नहीं तिरस्कार करना चाहे, फिर तो पूरे दिन एक काम करेंगे, मेकअप ही करने में लगा देंगे, सजने संवरने में ही टाइम दे देंगे। फिर तो ये जो घरेलू जो हाउस वाइफ है ना, तो इनके जो काम है इन्हें तो तिरस्कार ही कर देंगे। तो इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि भाई ये मेकअप करना, डांसिंग करना, इन चीजों से क्या स्मॉल पॉक्स या बुढ़ापे को दबाया जा सकता है, इसका मतलब नहीं दबाया जा सकता। अगर ऐसा हो तो हु वुड नॉट स्कॉन, कौन नहीं स्कॉन करना चाहेगा हाउस वाइफ के हाउस केयर को, मतलब उनके घरेलू कार्य को जो वो प्रोड्यूस करती है। और यहाँ पर हु वुड लर्न वन अर्थली थिंग ऑफ यूज टू पैच नेओगल माइट बिकम ए सेंट, हु वुड लर्न वन अर्थली थिंग ऑफ यूज, कौन फिर लर्न करना चाहेगा एक भी घरेलू अर्थ का कोई भी वर्क को यूज क्यों करना चाहेगा, मतलब फिर तो कोई काम ही नहीं करेगा। हु वुड लर्न, कौन सीखेगा, वन अर्थली थिंग ऑफ यूज, यूज की कोई भी पृथ्वी पर होने वाली चीज को, मतलब कोई भी फिर किसी कार्य को क्यों सीखेगा। आगे, टू पैच करना, ओगलिंग करना, माइट बिकम ए सेंट,
अगर पैचिंग करने से, पैच माने होता है ये मेकअप के लिए आता है ना, पैच करना। ओगल माने लव से देखना होता है। अगर इस चीज से एक व्यक्ति सेंट बन जाए, साधु संत हो जाए, नोर कुड इट श्योर बी सच ए सिन टू पेंट, तो फिर पेंट करना सिन ना कहा जाए। पेंट करना कहते हैं ना कि भाई ज्यादा ये मेकअप सेकअप, इसे गलत, फिर इसे गलत ना कहा जाए। बट सिंस एलास, बड़े दुख की बात है, फ्रेल ब्यूटी मस्ट डिके, जो ये तुच्छ सुंदरता होती है ना, एक दिन डिके हो जाती है, खत्म हो जाती है। कितनी भी सुंदरता बना लो, कितने भी पेंटिंग कर लो, कितना भी डेकोरेट कर लो, कितना भी मेकअप कर लो, एक दिन ये सुंदरता फ्रेल होती है, फ्रेल माने तुच्छ होती है, और मस्ट डिके, एक दिन अवश्य डिके हो जाएगी। कोई कितना भी सुंदर सही। आप ज्यादातर इन्हें देखते होंगे, ये हीरो हीरोइन को देख लो, इनसे तो बिल्कुल पता लग जाता है आजकल। व्हाट्सएप पे इन पे ऐसी रील चलती है कि ये 22-22, 23-23, 25-25 साल के दिखाई देते हैं, कितने सुंदर और कितने हैंडसम, और कैसे गाना गाते हुए डांस करते हुए दिखते हैं। फिर इनका बुढ़ापा देखो, दोनों में आपको ऐसा लगेगा। मतलब इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए, मतलब एक तरीके से यही कहना है अलेक्जेंडर पोप का। आप कई हीरो के नाम तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा, या हीरोइन के, जिन्हें देख के भी मतलब इतना अंतर हो गया, धरती आसमान का अंतर जिसे कहते हैं। तो उसमें नाम, जैसे मुमताज को देख लो आप, कितना मतलब चेंजिंग। लास्ट में बहुत, राजेश खन्ना का एंड देख लेते, आप विनोद खन्ना को देख लेते, तो मतलब बहुत सारी जो चेंजिंग होती है। समी कपूर, उसकी यूथ एज को देखो और बाद में देखो उसे, तब बहुत ज्यादा जो बदलाव होता है ना, वो देखने को मिलता है। तो आप, बहुत सारी हीरोइंस है इस तरीके से जो मतलब, अब देखो आप जूही चावला, पुराना नया, बहुत लुक इतना चेंज हो जाता है। बुढ़ापे में सारी सुंदरता सब बेकार हो जाती है। तो क्या हुआ, उन पेंटिंग करने का, उस मेकअप करने का कोई फायदा थोड़ी है। यही बात बोलने की कोशिश यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप कर रहा है। तो कहता है, हु वुड लर्न वन, फिर कौन सीखेगा कोई भी काम करना, टू पैच ने ओगलिंग, पैचिंग करना, ये ओगलिंग करना, माइट बिकम ए सेंट, अगर इससे ही साधु संत बन जाए। नोर कुड इट श्योर बी सच ए सिन टू पेंट, फिर तो पेंट करना सिन ना कहा जाए, ना फिर जैसे, फिर तो ये कहेंगे भाई सभी कर लो इसे, पेंटिंग ही कर ले रहे हैं, इससे ही सब चीजें खत्म हो जाएगी। बट सिंस, चूंकि एलास, बड़े दुख की बात है, फ्रेल ब्यूटी जो होती है ना, ये ब्यूटी फ्रेल है, ये कमजोर है, तुच्छ है, ये एक दिन डिके हो जाएगी, खत्म होनी है ये परमानेंट नहीं है। तो सुंदरता तो सभी की खत्म हो जाती है एक उम्र के साथ ही। आपकी आंखें जो है 40 साल के बाद आपको दिखाई देना कम होने लगेगा, आपके दांतों पे फर्क पड़ जाएगा, आपके बाल सफेद होने लग जाएंगे, ऑटोमेटिक सारी चीजें होने लग जाएगी। सारे शरीर के सभी अंग जो है आपके, हाथों पे आप देखो वो चुड़े चुड़े से होने लग जाएंगे, और झुर्रियां पड़ने लगेगी चेहरे पे, सब काम होने हैं, सभी के साथ होने हैं। जैसे वो देखो यहाँ कह रहा है, कर्ल्ड हो या अनकर्ल्ड हो, बाल घुंघराले हो या बिना घुंघराले हो, सिंस लॉक्स विल टर्न टू ग्रे। वो कह रहा है एक दिन सभी के बाल ग्रे होने हैं, चाहे किसी के घुंघराले हो या बिना घुंघराले, बाल तो ग्रे होने हैं, मतलब भूरे होने हैं, मतलब सफेद होने हैं। तो व्हाइट तो बाल होने ही है, तो बुढ़ापा तो आना ही है, ऐसे बोल रहा है। सिंस पेंटेड हो और नॉट पेंटेड हो, चाहे चेहरे पे कितना ही मेकअप पोत लो चाहे ना पोत, ठीक है ना, ऑल सेल फेड, सभी फेड होंगे एक दिन। चेहरा, चाहे किसी ने बहुत मेकअप करा हो, चाहे किसी ने एक दिन भी ना करा हो, मुरझाने सबके हैं, सबके फेड होने हैं चेहरे। तो क्या फायदा फिर ऐसे मेकअप का भाई, या तो वो हमेशा के लिए परमानेंट कर दे तो बड़ी बात है। तो बाल चाहे घुंघराले हो या बिना घुंघराले हो, टर्न टू ग्रे, एक दिन सभी सफेद होने हैं। सिंस, चूंकि पेंटेड हो या नॉट पेंटेड हो, ऑल सेल फेड, चेहरा चाहे पेंटेड हो या नॉन पेंटेड, सब फेड हो जाएगा। एंड सी हु स्कॉन्स ए मैन, और वो लेडी जो इंसान को स्कॉन करती है, स्कॉन माने तिरस्कार करती है, जो उसके लव को ठुकराती है, मस्ट डाई ए मेड, वो अवश्य मेड मरेगी। मेड से मतलब है अनमेरिड। तो ये एक श्राप भी दे रहा है अलेक्जेंडर पोप, ये बोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बेलिंडा जो थी वो इतनी सुंदर थी, लेकिन वो किसी के भी लव को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मतलब उसने सबके लव को रिजेक्ट करा था ना, बैरन को भी यही क्रोध था। तो वो कह रहा है कि भाई चाहे पेंटेड अनपेंटेड सब फेड होना है, जो लेडी दूसरों का तिरस्कार करेगी वो ऐसे ही मरेगी, ये एक अभिशाप सा ही दे रहा है। एंड देन रिमेन्स बट वेल अवर पावर टू यूज एंड कीप गुड ह्यूमर, स्टिल वट एवर वी लूज। एंड व्हाट देन रिमेन्स, तब क्या बाकी रह जाता है, बट वेल अवर पावर टू यूज, हमें अपनी पावर को इस चीज में यूज करना चाहिए, कीप गुड ह्यूमर स्टिल वट एवर वी लूज, हमें हमेशा गुड ह्यूमर रखना चाहिए, हमेशा हंसमुख रहना चाहिए, स्टिल बावजूद
वट एवर वी लूज, चाहे कुछ भी लूज हो जाए। देखो उसने ये कहा कि इंसान को चाहे हमारा कुछ भी चीज खत्म हो जाए, अरे मुस्कुराते रहो, क्योंकि एक ना एक दिन सब चीजें खत्म ही होंगी। किसी की कोई चीज परमानेंट नहीं है। अब ये एक तरीके से अलेक्जेंडर पोप उसके लिए बोल रहा है कि अगर बाल कट भी गए तो क्या हुआ, इसमें रोने की क्या जरूरत है। एंड ट्रस्ट मी, और मेरा विश्वास करो हे डियर, गुड ह्यूमर कैन प्रिवेल। जो अच्छा ह्यूमर होता है ना, अच्छा हास्य, अच्छा व्यवहार, अच्छा ह्यूमर, वो प्रिवेल कर लेता है। प्रिवेल माने जीत लेना। when airs and flights and screams and scolding fail। जब एयर्स माने घमंड होता है, फ्लाइट्स माने झगड़े, स्क्रीम माने चिल्लाना, स्कोल्डिंग माने डांटना, जब ये सारी चीजें फेल हो जाती है ना, तो हमारा ह्यूमर ही हमें जिता देता है। तो जब ये सारी चीजों पे हावी है ह्यूमर, हास्य, हंसमुख रहना, खुशहाल रहना, किसी से झगड़ना नहीं, जो जैसे वो झगड़ रही थी बैरन से, तो ये झगड़ना नहीं चाहिए। ब्यूटी इज इन वेन देयर प्रीटी आईज में रोल, चार्म्स स्ट्राइक द साइट बट मेरिट विंस द सोल। ये लास्ट लाइन फिर इंपॉर्टेंट आ गई। ब्यूटी इज इन वेन देयर प्रीटी आईज में रोल, ये ब्यूटी वेन है, सुंदरता व्यर्थ है। प्रीटी आईज में रोल, जो सुंदर आंखें होती है ना, जो रोलिंग करती है, इधर से उधर घूमती है जो आंखें, कह रहा है कि ये सारी सुंदरता वेन है, व्यर्थ है। चार्म्स स्ट्राइक द साइट, आकर्षण जो होता है ना, अब वो बात जो मैं अभी कह भी रहा था, चार्म्स माने आकर्षण, मतलब अट्रैक्टिवनेस। जो आकर्षण होता है, मतलब जो सुंदरता हो रही है, वो स्ट्राइक करती है हमारी आंखों पर। भाई कोई सुंदर है तो हमारी आंखों पर प्रहार करता है। बट मेरिट, लेकिन योग्यता, अच्छापन, विंस द सोल, आत्मा को जीतता है। हमारी अच्छी आदतें हमारी आत्मा को जीतती है, लेकिन अच्छा चेहरा हमारी आंखों को जीतता है। मतलब हम सुंदरता से किसी की आंखों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हमें देखे, हमारी तरफ को अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन उसकी अगर आत्मा को जीतना है, तो वो जीता जाएगा मेरिट से। आत्मा को हम मेरिट से ही जीत सकते हैं, मतलब योग्यता से जीता जाएगा। तो ये चीजें हैं, ये सब देखो बड़े बुजुर्गों की इन बातों को कह कह के सब मर गए, और पुराने व्यक्तियों की जो कहावतें होती है उनमें बहुत दम होता है कि भाई सुंदरता जो है ये तो कुछ समय के लिए होती है। मेन तो चीज क्वालिटी की, जब बच्चों की शादियां होती है तो उस उन्हें इन चीजों को बताया जाता है बार बार कि देखो, जब लड़कियों लड़की देखने के लिए जाए या लड़की लड़के को देखने के लिए जब बैठते हैं, तो लड़के को मान लिया लड़की समझ में नहीं आई, तो बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं, अरे सुंदरता का क्या करना है भैया, आदतों से होता है सारा कुछ। और वो चीजें उन्हें बाद में समझ आती है, क्योंकि जो सुंदरता है कुछ समय के लिए होती है। अगर एक सुंदर वाइफ है और वो उसकी आदत बहुत खराब है, तो वो हमें कुछ समय में इतनी बुरी लगने लगेगी, इतनी बुरी लगेगी, उसके चेहरे से भी घृणा हो जाएगी। और एक अच्छी लेडी है, अच्छे व्यवहार की, चाहे वो कितनी बदसूरत है, वो भी हमें अच्छी लगने लगेगी। ये बात अलेक्जेंडर पोप हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये समझ में हमारे आता नहीं है। ये तब आता है जब हम एक बार एक्सपीरियंस कर लेते हैं। और जिंदगी में इतनी हमारी जिंदगी नहीं है कि हमें कई मौके मिलेंगे कि हम दूसरी लाइफ और तीसरी लाइफ। तो ये बात अलेक्जेंडर पोप ने बताई है। आगे देखो, नाउ जोव, अब एक इमेजिनेटिव वो बता रहा है अलेक्जेंडर पोप। जोव जो है देवता है, जुपिटर के लिए जो बोल देते हैं। सस्पेंड्स हिज गोल्डन स्केल इन एयर, उसने सस्पेंड करा, सस्पेंड माने बाहर को निकालना, और अपना गोल्डन स्केल, सोने का स्केल माने तराजू निकाली, एयर माने हवा में। तो अब यहाँ पर एक तरीके से एक अलग ही कहानी बता रहा है अलेक्जेंडर पोप। कहता है कि एक बार भगवान ने, गॉड ने, जोव गॉड के लिए आया, उन्होंने अपनी तराजू निकाली और हवा में ऐसे लहरा। अब आप देखना क्या होगा। वेट्स द मेंस विट्स अगेंस्ट द लेडीज हेयर। अब वहां दो चीज की, एक पलड़े में मैन की विट रख दी, बुद्धि, और दूसरे पलड़े में क्या रख दिया, लेडी के हेयर रख दिए। अब हेयर से मतलब है उसकी एक तरह से सुंदरता, भाई बालों, बाल का श्रृंगार है, तो सुंदरता और मैन की विट। अब देखते हैं कौन जीतेगा। एक तरफ इंसान की बुद्धि एक पलड़े में, और दूसरी तरफ लेडी के जो हेयर है। तो हेयर से मतलब यहाँ बाल है, मतलब उसकी सुंदरता की वो है। तो एक तरफ बुद्धि है इंसान की, दूसरी तरफ सुंदरता है लेडी की। तराजू में ऐसे रख दिया और तराजू को बैलेंस करके सामने हवा में लटका दिया। अब क्या होता है, द डाउटफुल बीम, बीम माने डंडा, डाउटफुल, डाउटफुल से ये कभी ऊपर को होना कभी नीचे को होना। तो डाउटफुल बीम लॉन्ग, लंबा, नोड कर रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, फ्रॉम साइड टू साइड। अब देखो असमंजस कर दिया ना इस लाइन में, साइड टू साइड, कभी वो ऊपर कभी वो नीचे ऐसे हो रहा था। एट लेंथ, लंबे समय बाद, द विड्स माउंट अप, जो बुद्धि वाला पलड़ा था वो माउंट अप हो गया, ऊपर को उठ गया। द हेयर सबसाइड, और हेयर वाला जो था नीचे को हो गया। अब हेयर वाला नीचे को हो गया, वो तो इसका मतलब वजन किस में ज्यादा है,
हेयर में। इसका मतलब बुद्धि में जो माइंड था ना, मैन की तो विट लगा दी, और हेयर, इसका मतलब मैन की जो विट होती है वो हेयर उसके सामने बहुत भारी होते हैं। तो इंसान की बुद्धि को हेयर अपनी तरफ खींच लेते हैं, बुद्धि की वैल्यू कम हो जाती है। इसका मतलब माइंडेड व्यक्ति भी एट्रैक्शन पर अपनी बुद्धि को खो बैठते हैं। बहुत बड़ी बात इन 4 लाइन में डाल दी अलेक्जेंडर पोप ने। कह रहा है कि ऐसे ऐसे तराजू निकाली और इंसान की बुद्धि, मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक तरफ सुंदर लेडी, दोनों को जब करा तो सुंदरता में वजन ज्यादा मिला, क्योंकि वो पलड़ा जो था मैन वाला वो ऊपर उठ गया। ऊपर तो वही उठेगा ना जिसमें वजन कम होगा, तो वो हल्का पड़ गया, बुद्धि उसके सुंदरता के सामने बुद्धि हल्की पड़ गई। इसका मतलब माइंडेड व्यक्ति भी अपनी बुद्धि खो बैठते हैं सुंदरता के पीछे। देखो कितनी बड़ी सेंस दी है अलेक्जेंडर पोप ने। अच्छा स्टेंजा था। रिस्टोर द लोग सी क्राइस। अब वो अपने बालों को ढूंढ रही थी, और देखो क्या चीख रही थी, कह रही थी रिस्टोर द लोग, अरे मेरे लोग को रिस्टोर करो, मतलब मेरे लोग वापस करो। एंड ओवर अराउंड रिस्टोर द लोग, यही बोल रही थी, चारों तरफ आवाज आ रही थी, मेरे लोग को रिस्टोर करो। द वोल्टेड रूफ्स रिबाउंड। जो वोल्टेड रूफ थी ना, वोल्टेड होता है गुम्बद बनी हुई जो छत थी, वो रिबाउंड कर रही थी, मतलब आवाज जो थी उसमें बार बार दोहराना होता ना, रिबाउंडिंग करना, इको हो रही थी आवाज की। रीस्टोर द लोग, रीस्टोर द लोग, ऐसे हो रहा था। अब यहाँ ये ओथेलो का जिक्र है तो इसलिए इंपोर्टेंट है ये भी स्टेंजा। ओथेलो तो ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का, और यहाँ पे कहा गया है, नोट फायर्स ओथेलो इन सो लाउड ए स्ट्रेन। इतनी तेज आवाज से तो ओथेलो भी नहीं चीखा था। रोड माने दहाड़ा था अपने हैंड करचीफ के लिए, दैट कोज्ड हिज पेन, जो कारण बना था उसके दर्द का। जब ओथेलो का हैंड करचीफ गुम हो गया था, इतनी तेज तो वो भी नहीं चीखा था जितनी तेज बेलिंडा अपने बालों के लिए रिस्टोर द लोग करके चीख रही थी। ओथेलो भी क्योंकि परेशान हो गया था, इयागो ने ये कह दिया था ओथेलो से कि भाई ऐसा है कि अगर वे तुम्हारे जो मतलब रुमाल जो था ना, वो हैंडकरचीफ, वो बियंका के पास मिला है, और बियंका को दिया है कैसियो ने क्योंकि वो उससे लव करता है, और कैसियो को दिया है तुम्हारी वाइफ डेस्टिमोना ने क्योंकि डेस्टिमोना कैसियो से लव करती है। तो वो परेशान हो गया था और अपने हैंडकरचीफ के लिए इस तरीके से चीखा, बहुत तेज चीखा था, लेकिन इतना तो वो भी नहीं चीखा जितना बेलिंडा अपने बालों के कटने पर चीखा। देन सीज ब्राइट ने, शांत हो जाना होता है, सीज माने समाप्त के लिए कहते हैं वैसे तो। अरे शांत हो जाओ हे ब्राइट, है चमकीली, नैप माने लड़की, है बेलिंडा, तुम मर्न दाय रेविस्ड हेयर, तुम बंद हो जाओ, सीज हो जाओ हे नैप, अपने मर्न करना माने विलाप करना अपने रेविस्ड हेयर पर, कटे हुए बालों पर विलाप करने से तुम शांत हो जाओ, और मत अब इस चीज पर चीखो। विच विच एड्स न्यू ग्लोरी टू द शाइनिंग स्पेयर। तुम इसलिए मत चीखो क्योंकि तुम्हारे जो वो हेयर है ना, बाल, विच जो कि ऐड, उन्होंने न्यू ग्लोरी ऐड कर दी है। उन्होंने बहुत यश वाला काम, ग्लोरी का काम कर दिया शाइनिंग स्पेयर। वे शाइनिंग स्पेयर पे जाके ऐड हो गए। शाइनिंग माने चमकते हुए, स्पेयर माने ग्रह पर, मतलब आकाश में, मतलब तुम्हारे जो हेयर है ना वो स्टार बन गए हैं। अब वे मेमोरेबल थिंग्स हो गए हैं। द रेप ऑफ द लॉक में लिख भी दिए उसने कि यादगार हो गए, स्टार की तरह चमकेंगे तुम्हारे, तुम उनके लिए चीखो मत। देन सीज, अरे शांत हो जाओ हे ब्राइट नेम, तुम मॉर्न करने से, विलाप करने से अपने रेविस्ड हेयर पर, विच एड्स न्यू ग्लोरी टू शाइनिंग स्पेयर में जुड़ गए हुए। नॉट ऑल द ट्रेसेस दैट फेयर हेड कैन बोस्ट सेल ड्रो सच एनीवी एज द लॉक सोल यू लॉस्ट। नॉट ऑल द ट्रेसेस दैट फेयर हेड, जो ऑल ट्रेसेस माने हैं बालों के लिए है, फेयर हेड माने सुंदर, हेड माने सर वाली लेडीज के जो बाल होते हैं, मतलब और लेडीज जो सुंदर लेडीज है ना, जो उनके बाल है, वे बोस्ट नहीं कर सकती, वे डींगे नहीं मार सकती, मतलब वे बढ़ा चढ़ा के नहीं कह सकती, सेल ड्रो सच एनीवी एज द लॉक यू लॉस्ट, वे तुमसे ईर्ष्या करेंगी तुम्हारे जो लॉक लॉस्ट हुए ना इससे, क्योंकि तुम्हारे जो लॉक है ना, वे एक तरीके से शाइनिंग स्टार बन चुके हैं, वे पोयम में लिखे जा चुके हैं, वे मेमोरेबल बन चुके हैं, वो यादगार है। तो सुंदर लेडीज जो है वे हमेशा तुम्हारे बालों से ईर्ष्या रखेंगी। फॉर आफ्टर ऑल द मर्डर्स ऑफ योर आई, उसने ये कहा, नॉट ऑल द ट्रेसेस दैट फेयर हेड कैन बोस्ट सेल डो सच एनीवे एज द लॉक यू लॉस्ट। जो फेयर हेड वाली लेडीज है ना, वे बोस्ट करेंगे, मतलब वे भी बोस्ट नहीं कर सकती, डींगे नहीं मार सकती अपने बालों की, अपने सुंदर बालों की, और वे सेल ड्रो सच एनीवे, वे ईर्षा ड्रॉ करेंगी, खींचेंगी, मतलब ईर्षा रखेंगी,
द लॉक यू लॉस्ट, जो तुमने लॉक लॉस्ट करे हैं। अब उसने आगे बोला, फॉर आफ्टर ऑल द मर्डर्स ऑफ योर आई, तुम्हारी आंखों से जिनका मर्डर होता है ना, मतलब जो तुम्हारे लवर होते हैं, जो तुम अपनी आंखों से उनका मर्डर करती हो ना, वेन आफ्टर मिलियन स्लेन, जब तुम लाखों व्यक्ति की हत्या कर दोगी अपनी आंखों से, मतलब लव में, योर सेल्फ सेल डाई, तो एक दिन तो खुद भी मरोगी। वही बात कि भाई तुम बहुत सारे व्यक्तियों को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करती हो, और आफ्टर मिलियन स्लेन, स्लेन माने हत्या करना, लाखों को मारने के बाद, योर सेल्फ सेल डाई, तुम स्वयं भी तो एक दिन मरोगी। वेन दोज फेयर सन सेल सेट, जब तुम्हारे ये सूरज सेट हो जाएंगे, फेयर सन दिया है यहां पर आंखों के लिए, जिन आंखों से तुम दुनिया का मर्डर करती हो, मर्डर करने से मतलब है लव में तुम देखती हो, उन्हें परेशान करती हो, लवर्स को, फिर उन्हें रिजेक्ट करती हो, इतने लाखों को तुमने हत्या करने के बाद एक दिन तुम भी मर जाओगी। और तुम्हारे व्हेन दोज फेयर सन सेल सेट, तुम्हारे ये सन जो है ना, फेयर सुंदर आंखें, ये भी खत्म हो जाएगी जब तुम मर जाओगी तो। एज सेट दे मस्ट, ये भी सेट दे मस्ट, अवश्य ये भी खत्म हो जाए। जिन आंखों के अट्रैक्शन से तुम दुनिया भर के लवर्स को मर्डर करती हो ना, एक दिन ये आंखें भी तुम्हारी कब्र में जाएंगी, ये भी खत्म हो जाएंगी तुम्हारी तरह। एंड ऑल दो स्ट्रेसेस, और ये सारे बाल, सेल बी लेड इन डस्ट, ये भी धूल में मिल जाएंगे। दिस लॉक द म्यूज, लेकिन तुम्हारे बाल, वे सुंदर लेडीज के लिए बोला है इसने, कि वे लेडीज जो थी सुंदर, देखो पीछे था, ऑल द ट्रेसेस दैट फेयर हेड कैन बोस्ट सेल डो सच एनी वे एज द लॉक यू लॉस्ट, तो जिस तरीके से तुम्हारे जो बाल है ना, वो उनसे ईर्षा रखेंगी लेडीज। फॉर आफ्टर ऑल द मर्डर्स ऑफ योर आई, लेडीज जो है सुंदर लेडीज, उनकी आंखों से जो मर्डर होते हैं ना, व्हेन आफ्टर मिलियन स्लेन योर सेल्फ सेल डाई, आफ्टर मिलियन स्लेन के बाद, हत्याओं के बाद, भाई जो योर सेल्फ, तुम स्वयं भी एक दिन मर जाओगे। मतलब जो लेडीज है भाई, वे इस तरीके से अट्रैक्शन करना, रिजेक्ट करना, फिर एक दिन उनका भी मरना है। ये व्हेन दोज फेयर सन सेल सेट, और ये आंखें भी बंद हो जाएंगी, एज सेट दे मस्ट, अवश्य आंखें भी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसने लास्ट में रखा है, एंड ऑल दोज ट्रेसेस शैल बी लेड इन डस्ट, धूल में मिल जाएंगे सारे ट्रेसेस, जो बाल होते हैं वे भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे नहीं होंगे। दिस लॉक, लेकिन ये जो तुम्हारा लॉक है ना, हे म्यूज सेल कॉन्सक्रेट टू फेम, ये फेम माने प्रसिद्धि तक, कॉन्सेक्रेट होता है, मतलब ये प्रसिद्धि तक कंटिन्यू रहेगा, लगातार रहेगा। एंड मिडेस्ट द स्टार्स, और स्टार के बीच में, तारों के बीच में, इंस्क्राइब लिख दिया गया है, बेलिंडाज नेम, तुम्हारा नाम उन तारों के बीच में, तुम्हारे लोग साइनिंग स्टार बन चुके हैं, वहां तुम्हारा नाम लिखा जा चुका है। तो तुम्हारा नाम जो है, हे बेलिंडा, वो लिखा जा चुका है, अमर हो चुकी हो तुम। और तुम्हारे बाल जो है, तुम नहीं, तुम्हारे बाल अमर हो चुके हैं। इसलिए तुम्हें इन हेयर पे बिल्कुल भी स्कॉर नहीं करना चाहिए, चीखना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आज ऐसा ना होता ना, तो इन बालों के बारे में कोई बात ना करता, ये इमोर्टल ना होते, जैसे तुम मरती हो तुम्हारे साथ ये भी खत्म हो जाते, जैसे तुम्हारी आंखें सब खत्म होनी है अवश्य जब तुम मरोगी, तो तुम्हारे बाल भी धूल में मिल जाते, लेकिन आज ये अमर हो गए और ये चमक रहे हैं, और लिख गया है इन पर बेलिंडा का नाम। तो इस तरीके से ये पोयम थी, बड़ी लेंथी थी। मौकी पिक है अलेक्जेंडर पोप का, दो पार्ट में मैंने ये डिवाइड करा हुआ है, एक में दो कैंटो फिनिश करे थे, आज थ्री कैंटोस करे हैं, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इस तरीके से, मतलब इसमें 8-10 स्टेंजे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से लिखी हुई पोयम है। अगर आपने एक बार पूरी, मतलब लाइन टू लाइन पढ़ ली, तो मुझे नहीं लगता कि आप इसे फिर भूल पाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे क्वेश्चन आने हैं, वो याद रह जाएंगे। तो इस तरीके से यहीं तक इसे करेंगे।